हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ पूरी कंप्लीट करा दी गई है 2 क्लासेस में, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बात आप और याद रखें कि इस क्लास के बाद आपको साइंस में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, सब आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। बशर्ते याद रखिएगा कि कॉन्सेप्ट आपको सारे मैं यहाँ पे दे दूंगा, पर आपको तरीका समझना है, याद वैसे ही करना है जैसे सरल भाषा मैंने बताया। लिखते टाइम अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। शुरुआत करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य जाल की। पहले नंबर पे याद रखिए, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, ये 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, याद रखना। मैं आपको ऑलरेडी एक पेपर सोल्यूशन में 2021 वाले में डिटेल्ड में करवा चुका हूँ, फिर भी सुनिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले हम बात करेंगे, जो कि हमारा इकोसिस्टम है वो क्या होता है। तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको ध्यान से देखिएगा, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा वातावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, वह पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो जीवधारी हैं वो एक दूसरे के साथ में, या फिर जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसके साथ में भौतिक या रासायनिक क्रियाएं करते हैं आपस में। फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ जो उनकी आपस में होती हैं, हम उसी तंत्र को पूरे को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है, बिल्कुल टफ ये नहीं है। यानी कोई आपसे पूछता है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो आप बोलोगे भैया पारिस्थितिकी तंत्र मतलब है जीवधारी और पर्यावरण के मध्य जो इनके आपस के भौतिक यानी फिजिकल और केमिकल क्रियाएं हैं इनकी आपस की, वही निर्माण करती हैं पारिस्थितिकी तंत्र का, ठीक है। बात आ गई समझ में? आगे आ जाओ। जैविक घटक हम बात करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सभी सजीव वस्तुएं जो होती हैं वो हमारी बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और देखिएगा इससे संबंधित, जैसे उत्पादक आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है। उत्पादक क्या होते हैं? स्वपोषी जीव, जैसे हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर कोई इंसान जो किसी भी तरीके से दूसरे पे डिपेंड नहीं है, वही हमारा प्रोड्यूसर होता है यानी उत्पादक होता है, ठीक है। जैसे सुनना बड़े ध्यान से मेरे भाई, जब हम बात करते हैं कि अगर हमें खाना खाना है तो हम लोग सब्जियां लाते हैं, लेकिन सब्जियों को जब खाना खाना होता है तो वो हम लोगों को थोड़ी खाती हैं। सब्जियां तो क्या करती हैं, हरे रंग की होती हैं, और हरे रंग की वजह से उसमें क्लोरोफिल होता है। वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो लाइट है उसको ऑब्जॉर्व करता है, फिर उसको क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से उसमें आपको जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ाई जाती है जिसमें ग्लूकोज वगैरह बनता है, तो वो क्या करता है, बना करके खुद ही अपना भोजन बनाते हैं और किसी को हानि नहीं पहुंचाते, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना होना। तो जब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है तो उसे बोलते हैं वो प्रोड्यूसर है यानी खुद ही उत्पादक है। तो स्वपोषी जीव जैसे हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं एक तरीके से स्वपोषी ही उत्पादक हो गए ना मेरे भैया, स्वपोषी ही उत्पादक हो गए। बात समझ में आ गई? प्रोड्यूसर आपको क्या हो गया। आगे आप सुनिएगा भैया, उपभोक्ता क्या होता है। तो ये जो प्रोड्यूसर हैं ये वाले, अगर हम इन प्रोड्यूसर को खाएं, मतलब हम अपना खाना जब खाएंगे तो हम इनके ऊपर टिके रहेंगे कि भैया दे दो थोड़ा खाना, भैया ज़रा जो है पत्ती दे दो, अपनी पेड़ से बोलो भैया ज़रा अपने फल दे दो, ज़रा अपना तना दे दो, मुझे लकड़ी बेड बनानी है। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी दूसरे पर डिपेंड हैं तो आप उपभोक्ता श्रेणी में आ जाएंगे, मतलब आप कंज्यूमर हैं। और प्रोड्यूसर वो है जो किसी चीज़ का उत्पाद ही कर रहा है, मतलब वही उसका क्रिएटर है, जनरेटर है, वही उसको बना रहा है, ठीक है। तो उत्पादक क्या होता है, स्वपोषी जीव, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो उत्पादक हो गए। और उपभोक्ता क्या होता है, वे जीव जो भोजन के लिए पौधे या अन्य जंतुओं पर निर्भर होते हैं। या तो वो भैया क्या करेंगे, या तो वो पौधों को खाएंगे, और या तो फिर कुछ नहीं, मांसाहारी हैं तो फिर वो अपना जीव जंतु, मछली, मुर्गा, बकरी जो भी खाते हैं वो अपना खाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण भैया यहाँ पे आपको समझ में आ गया, और यहाँ पे आपको ये बात भी समझ में आगे मैं पूरा याद करवाता चलूँगा, बिल्कुल परेशान मत होना, जितना पढ़ाऊँगा सारा आपके दिमाग में होगा। अगले नंबर पर हम बात करते हैं अपघटक की। अपघटक होते हैं भैया कौन से, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स वो होते हैं, जैसे कुछ लोग तो बोलोगे भैया कि ठीक है कुछ पौधे खा लेते हैं,
कुछ जीव जंतु खा लेते हैं। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि कोई चीज़ सड़ जाती है तो उसमें फफूंदी लग जाती है, बैक्टीरियाज लग जाते हैं, कवक शैवाल तो दुनिया भर के आ जाते हैं। तो वो क्या, अब वो फंगस जो है वो क्या खा रही है, वो तो एक मरी हुई चीज़ खा रही है, सड़ी गली चीज़ें खा रही है। तो जो सूक्ष्म जीव या तो मृत शरीर या फिर सड़ा गला जो भी बचता है उसको निपटा देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। समझ गए ना भैया, उसको निपटा देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, वो कहलाते हैं अपघटक यानी डिकम्पोजर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। किसी भी तरीके की किसी को कोई समस्या नहीं है, आप उपभोक्ता समझ गए, आप उत्पादक समझ गए, और आप यहाँ पे मेरे भैया क्या समझ गए, आप यहाँ पे समझ गए हैं कि हमारे डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, मतलब अपघटक क्या होते हैं। बड़ा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि खाद्य श्रृंखला बनाम खाद्य जाल, दो अलग अलग बातें सुनने में हैं। बड़ा ही सरल तरीका मैं आपको समझाता हूँ खाद्य श्रृंखला का। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है जब पारिस्थितिकी तंत्र को स्तर को बनाए रखने के लिए एक जीव दूसरे जीव को श्रेणी क्रम में खाता चला जाएगा। मतलब किसी ने पौधे खाए, खरगोश ने, मान लो पौधा था, वो खरगोश ने खाया, खरगोश को बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली को कुत्ते ने खा लिया, कुत्ते को शेर ने खा लिया, शेर ने ये कर, मतलब एक तरीके से ये पूरा ऐसा चल रहा हो। अब ये ना मत बोलना कि शेर कुत्ता नहीं खाता, ये मुझे मत बताना, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल सा है कि ये लाइन बता रहा हूँ कि ऐसे चलेगी। खाद्य श्रृंखला तो समझ में आ गया कि भैया एक सीधी रेखा में ऐसा स्तर, परिस्थितिकी तंत्र के स्तर को बनाए रखने के लिए चलने वाली प्रक्रिया निकल आई। लेकिन खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल जाल होता है, जटिल जाल होता है। भैया जटिल जाल का मतलब क्या है ये समझा दो। जैसे मैंने आपसे बताया कि हरे पौधे थे, ये खा लिए खरगोश ने, और खरगोश को खा लिया बिल्ली ने। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, देखना बदलना। खरगोश, मेरे भाई जो हरी घास थी, खरगोश को छोड़ के ये हरी घास वाइट वाले चूहे जो होते हैं वो भी खा सकते हैं। वाइट वाले चूहे को भी बिल्ली खा सकती है। फिर भैया वाइट वाले चूहे को तो कुत्ता भी खा सकता है। भैया खरगोश को भी तो डायरेक्ट कुत्ता खा सकता था। मतलब बहुत सारे मन में सवाल उत्पन्न होने, ठीक है भैया। फिर भैया कुत्ते को शेर खा सकता है, भैया सियार भी तो खा सकता है, भैया भेड़िया भी तो खा सकता है, भैया भेड़िया को शेर भी तो खा सकता है। मतलब एक चीज़ से कई सारी अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर को बनाए रखने के लिए जो अलग अलग कई सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, वो हमारा खाद्य जाल बनाते हैं। तो खाद्य जाल क्या होता है? जब कई सारी स्थितियां हैं। और खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जब हमको एक स्तर में स्थिति दिखती चली जाती है। क्या बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो, इससे ज़्यादा सिंपल क्या करा दें, अजीब ही हो भाई। जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत की बात करेंगे, जिसमें हम लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में जानेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा। लैमार्कवाद क्या होता है? लैमार्किज्म क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी जैसे आपने पढ़ा होगा, उपार्जित लक्षणों का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों का प्रयोग अगर हम ना करें तो प्रकृति हमसे वो छीन लेगी, ख़त्म हो जाएगा। एक तरीके से कुछ चीज़ों का प्रयोग हम ज़्यादा करें तो प्रकृति हमको ज़्यादा दे देगी। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे हिरन की गर्दन होती है, जैसे हिरन की गर्दन होती है, उसी प्रकार से पहले जिराफ की भी गर्दन थी। पर हिरन जैसे अपनी गर्दन को खूब ऊंचा कर करके ऊंची ऊंची चीज़ें खाने की कोशिश करता है, तो वो जिराफ प्रजाति धीरे धीरे तैयार हो गई, ऐसी जैसे उसकी गर्दन लंबी हो गई, क्योंकि उसने वो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से उसके अंदर क्या हुआ, वो जो उपार्जित लक्षण है उनकी वंशागत के अनुसार परिवर्तन है। ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि जो हम लोग हैं, हमारे पहले पूंछ हुआ करती थी, पूंछ होती थी ना भैया, तो बोला गया पूंछ नहीं प्रयोग की गई तो अब वो नहीं है। तो किसी चीज़ का प्रयोग ना करने पे वो गायब हो जाना, किसी चीज़ का अधिक प्रयोग करने पे वो अंग अधिक विकसित होना, यही बातें लैमार्कवाद ने हमको बताई कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने बड़ा ही सिंपल तरीके से कि अंगों का अधिक प्रयोग उन्हें विकसित करता है और कम प्रयोग उन्हें विलुप्त कर देता है। उदाहरण के लिए जिराफ की लंबी गर्दन, अधिक प्रयोग की तो गर्दन लंबी हो गई, कम प्रयोग करता तो गर्दन गायब ही हो जाती है, एकदम बिल्कुल वैसा वाला हो जाता। मेढ़ा नहीं देखा है आपने एकदम उसके हिप्पो देखा है, हिप्पो की गर्दन दिखती है तुम्हें, वो वाली सिचुएशन होती जिराफ की भी। बात आ गई समझ में? चलिए अगले नंबर पे हम बात करते हैं भैया डार्विनवाद। डार्विनवाद का कहना है कि प्राकृतिक चयनवाद क्या होता है। तो इनका ये कहना था कि भैया जैसे मान लो अगर अभी इस समय डायनासोर आ जाए, डायनासोर,
तो डायनासोर को ये पृथ्वी एक्सेप्ट करेगी क्या? नहीं करेगी भैया। डायनासोर अपने आप को इस अनुकूलन के हिसाब से बना पाएगा? जैसे मान लो डायनासोर सिर्फ वहीं रहता हो जहाँ पे इधर उधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और उसको तुम शिमला में छोड़ दो, तो क्या वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा? बोलो कि भैया बहुत ज़्यादा गर्मी में वो शिमला में तो बर्फ़ में रहेगा, तो वो तो मर जाएगा। तो यही बात डार्विनवाद ने कही। डार्विनवाद के अनुसार यही बात बोली गई कि जो प्राकृतिक चयनवाद है उसे अपना ले अगर जीव। मतलब क्या है? यानी प्रकृति केवल उन्हीं जीवों को चुनती है जो वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता का मुख्य मंत्र मानते हैं। मतलब क्या है कि अपने आप को उस अनुसार ही ढाल लेते हैं, तो वही जीव अपने आगे संतानोत्पत्ति, प्रजनन प्रक्रिया और अपने जीवों के वृद्धि में, अपने वंश की वृद्धि में कार्यरत होते हैं और वही अपनी वंश की वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब ये है कि आप अगर अपने आप को उस हिसाब में ढाल लोगे जिस हिसाब से अगल बगल आपके चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे कुछ लोग हैं गर्मी में नहीं रह पाते हैं, कुछ लोग बिना एसी के नहीं रह पाते हैं। तो जो एसी वाला इंसान है, अगर वो अपने आप को गर्मी में रखना चाहता है तो उसे वो गर्मी वाली सिचुएशन को अपनाना पड़ेगा, उसको अपने आप को उस हिसाब से अनुकूलित करना पड़ेगा, जिसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, वो करना पड़ेगा। तो वो अगर वो कर लेता है तो ही प्रकृति उसे अपनाएगी, अदरवाइज़ उसको फ्लू हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना स्पष्ट मैंने बोल दिया है, ये हो जाएगा भैया। ठीक है, तो डार्विनवाद हमारा ये बताता है। कोई समस्या किसी को बोलेगा? कोई दिक्कत नहीं भैया। साथ ही साथ याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने इस लाइन को क्यों हाईलाइट किया है, किसी भाई को समझ में आ रहा है कि ये वाली हाईलाइट मैंने क्यों की है? अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर में डायरेक्ट आपको ये MCQ में पूछा गया है, जिसका आंसर हमारा ये है। तो डार्विनवाद का मुख्य मूल मंत्र अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या है? योग्यतम की उत्तर जीविता। याद रखिएगा, पूछा जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगले नंबर पे हम बात करने वाले हैं कि पूछा जाए भैया उत्परिवर्तनवाद क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी होती क्या है भैया? ह्यूगो डी ब्रीज एक लोग हैं, यहाँ पे ऐसे इनको कर दीजिए ताकि आपको नाम भी याद रहे। ह्यूगो डी ब्रीज के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति अंगों के क्रमिक विकास से नहीं बल्कि जीन के अचानक होने वाले परिवर्तनों से होती है। क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलते हैं कि जो नई प्रजातियां बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रीड प्रजाति। जैसे आपने डॉग देखा होगा, मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीके से डेफिनेशन इसकी बताने की कोशिश करता हूँ कि लेब्रा डॉग है और आपने डॉग मीटिंग्स देखी होंगी। डॉग मीटिंग के अनुसार मतलब ये है कि अगर दो अलग अलग ब्रीड के डॉग्स मीटिंग करते हैं, जैसे आपने कुछ, मुझे वो बोलना थोड़ा उचित नहीं होगा अभी समय बताने में, पर आप समझिए अगर एक तरीके से मैं इतना स्पष्ट नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आपको पता है कि सामाजिक चैनल है, वरना मैं आपको थोड़ा इसको ज़्यादा समझा के बता पाता, पर उसमें कोई वो दिक्कत नहीं। आप ये मान लो, जैसे ब्रीड प्रजाति का मतलब ये है, उत्परिवर्तन का मतलब ये है कि नई प्रजातियों की उत्पत्ति जो है वो अंगों के क्रमिक विकास से नहीं होती। अंगों के क्रमिक विकास का मतलब है कि केवल अंग कुछ स्पेसिफिक विकास हो गए तो उससे नहीं होती है, वो एक्चुअल में उनके जीन से संबंधित होती है। जो जीन उनके अंदर होते हैं उनका जो चेंजमेंट होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है, उसकी वजह से हमें वो ब्रीड अलग लगती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में इतनी चीज़ें कंफर्म आ गई होंगी क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके DLED में आए हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भैया। मानव रक्त और रक्त समूह के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बड़ा ही सिंपल है, मानव रक्त और रक्त समूह का हम क्या बात करेंगे। मानव रक्त में भैया हम लोग RBC की बात करेंगे, हम लोग WBC की बात करेंगे, हम लोग प्लेटलेट्स की बात करेंगे, साथ ही साथ भैया हम लोग इसमें एनीमिया की है और ल्यूकोसाइट, ये भी पूछा गया है। इन दोनों की भी बात थोड़ी थोड़ी करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो इनसे रिलेटेड बातें हम लोग यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कर लेंगे जिसमें आपका आंसर आप लिख पाओ। आपसे पूछेगा भैया जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं ये हीमोग्लोबिन युक्त होती हैं, ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, जल्दी से इस बात को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन होती हैं कि बच्चों में कहाँ होता है और वयस्क में कहाँ होता है। जो शुरुआती बच्चे होते हैं उनमें कहाँ होता है और वयस्क जो होते हैं उनमें कहाँ होता है, और ये भी बताना बोन मैरो में कहाँ होता है। ठीक है, ये बातें ये आपको कमेंट में ही बतानी है। सबका मैं कमेंट देखूंगा, आप कितनी क्लास देखते हो ये पता चल जाएगा इससे।
और ज़रूर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। बात करते हैं WBC भैया क्या होता है। तो उसका काम तुम्हें पता चल गया कि ऑक्सीजन का फ्लो करने में काम आता है, 120 दिन उसका जीवन काल होता है, हीमोग्लोबिन उसमें युक्त होता है, लाल रंग की होती हैं, ठीक है। WBC क्या होती हैं भैया, ये तो सफ़ेद रंग की होंगी, श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं। तो शरीर का सैनिक बोलते हैं इनको, सोल्जर्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सोल्जर्स बोला जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, मतलब नहीं कि आपको नॉर्मल फ्लू नहीं होता है, आपको फीवर नहीं आता है, आपको जुकाम नहीं होता है, बुखार नहीं होता है, हल्का फुल्का वायरस आपकी बॉडी जो है वो उससे लड़ के क्या करती है, उसके एंटीजेंस को मार देती है। मतलब आपकी बॉडी में बढ़िया वाली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किस में होंगे, वो WBC के कारण ही बनेंगी मेरे भाई, ठीक है। आपके अंदर जो क्षमता आएगी रोग से लड़ने की वो किसके कारण होगी, WBC के कारण होगी। मतलब जो इम्यूनिटी है उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू WBC बोल सकते हैं। तो WBC का काम आप समझ गए हो। वहीं हम बात करें प्लेटलेट्स की क्या होती है। तो प्लेटलेट्स का मतलब होता है जब किसी के चोट लग जाती है तो रक्त बहने लगता है, तो वो जो पपड़ी नहीं पड़ जाती है, ठीक है, थोम्ब्रेन करके वो जो लेयर उसमें बनाती है, तो वो जो होता है काम वो प्लेटलेट्स का होता है। मतलब चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने की सहायता जो करती है वो प्लेटलेट्स करती हैं। कुछ हम लोग और इम्पोर्टेंट बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे रक्त समूह के बारे में। किसकी बात करेंगे? रक्त समूह की, यानी हमारे ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं BG, वो कौन कौन से होते हैं भैया? एक तो A होता है, एक B होता है, एक AB होता है और एक हमारा O होता है। यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा। ओ हमारा सर्वदाता, मतलब क्या होता है? सभी को दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है। इसी प्रकार AB जो होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो O होता है ठीक है, O का मतलब ये है जिसका O ब्लड ग्रुप है वो बड़ा दुखी महसूस करता है खुद में। पता है क्यों? क्योंकि उसका होता है कि भैया किसी का भी ब्लड अगर चाहिए उसके शरीर में है तो क्या कर दे दो। तो वो ये भी नहीं कह सकता कि भैया A चढ़ेगा आपके, तो कहता दे दो तुम्हारा तो सबके में चढ़ जाता है भाई। और AB वाला बढ़िया है। अब वो पता है वो तो मस्त बीमार हो जाता है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं, कहेगा A है तो कहेगा चढ़ा दो, कहेगा B है कहेगा चढ़ा दो, कहेगा O है कहेगा चढ़ा दो, कहेगा AB है कहेगा वो भी चढ़ा दो। मेरा तो मेरे वैसे भी चढ़ जाएगा, बाकी जिसका भी है ले आओ, तुम चढ़ाओ आके भाई मेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं हमको। ये वाली सिचुएशन होती है भैया AB के साथ में, ठीक है हाँ चलो, अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा रक्त के बारे में और भी पढ़ेंगे, रक्त परिचय के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है रक्त परिचय में कि बताओ जो प्रकृति होती है यानी रक्त का एक क्षारीय द्रव है तो इसका pH मान कितना होता है? इसका pH मान होता है 7.4। 7.4 ये कैसा होता है? ये क्षारीय द्रव होता है, अम्लीय नहीं होता है। मात्रा की बात की जाए, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के अंदर औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। शरीर के कुल भार का 7% लगभग क्या होता है? ब्लड होता है भैया। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगले नंबर पे अगर यहाँ पे हम बात करें इसके निर्माण कहाँ होता है, तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत में यानी लीवर में होता है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन कमेंट में बोलने के लिए बोला था वो ये हमारा मिल गया। जबकि वयस्कों में इसका निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो में होता है। तो मैंने आपसे वही कहा कि बोन मैरो में किसका होता है, तो आप लिखोगे कमेंट में। आपने कमेंट पहले की होगी, ये देखने के बाद कमेंट नहीं करोगे, गलत बात है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया जो बच्चे भ्रूण हैं शुरुआती वाले जो गर्भावस्था में होते हैं, भ्रूण होता है उसमें कहाँ होता है? यकृत में होता है। अस्थि मज्जा में कब होता है? जो वयस्क होते हैं उनमें अस्थि मज्जा बोन मैरो रेड में होता है, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगले बात करें अगर हम रक्त संगठन की, रक्त का कंपोजिशन कैसे होता है, बड़े सिंपल तरीके से समझेंगे भैया। जो रक्त होता है मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएँ यानी ब्लड कपल्स, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे 55% मेरे भाई क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 45% क्या होता है? जो हमारी रक्त कणिकाएँ हैं वो होती हैं। प्लाज्मा क्या होता है थोड़ा सा देख लेंगे। प्लाज्मा के बारे में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा क्या है। तो यह एक तरल सा भाग है, पदार्थ होता है जिसमें 90% तक जल होगा, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। आपको इसमें क्या याद रखना है, फिर से सुनना। प्लाज्मा में 90% मेरे भाई क्या होता है? जल होता है और 7% से 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है, बस।
दो चीज़ें आप याद रखोगे, प्लाज्मा के अंदर भैया 90% तक जल होता है, 7 से 8% प्रोटीन होता है। आप ना लवण याद रखो, ना ही ग्लूकोज याद रखो, आप केवल और केवल जल और प्रोटीन याद रखो। आपके आंसर में इतना ही आपको लिखना होता है। कोई पूछता है भैया प्लाज्मा क्या है, आप लिखोगे प्लाज्मा रक्त में उपस्थित कंपोजिशन का एक भाग है, यानी संगठन का एक भाग है। यह तरल पदार्थ होता है तथा इसमें 90% जल होता है तथा 7 से 8% तक प्रोटीन इसमें उपस्थित होता है। बस इतना लिख दो भैया, आराम से आपकी बातें हो गई ख़त्म। फिर इसका थोड़ा सा कार्य लिख दो नीचे। इसका काम क्या होता है, जो भोजन हमारी बॉडी में पचे हुए भोजन में जो हार्मोन का शरीर में संवहन करना होता है, पचे हुए भोजन का और हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उनका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, संवहन का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है। बात करते हैं भैया सीरम के बारे में। सीरम क्या है, जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, ये नाम याद रखना पड़ेगा, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष बचे भाग को सीरम कहा जाता है। आप कैसे लिख सकते हो, आप लिखोगे भैया ऐसे याद कर सकते हो कि सीरम बराबर प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को घटा दिया जाए या निकाल दिया जाए तो बचे हुए भाग को सीरम कहा जाता है। ये भैया डेफिनेशन एकदम प्यारी सी एक लाइन में मैंने आपकी लिख दी। बात करते हैं रक्त कणिकाओं के बारे में, जो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, पर इनके बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे कि किसमें कौन सा एंटीजन होता है, किसका आकृति कैसी होती है, ठीक है, और देखने में कैसी लगती हैं, उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, ये बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये 3 प्रकार की आपको पढ़नी होंगी। यहाँ पे कितने प्रकार की, 3 प्रकार की आपको पढ़नी होंगी। पहले हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाओं की, यानी RBC की, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे बात करेंगे इनका आकार कैसा होता है भैया। एक तो उभयावतल होता है, बाइनोनक्लेव होता है। साथ अगर हम बात करें केंद्रक विहीन होती हैं, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो कोई आपसे पूछता है लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक, बोलोगे नहीं। ऊँट के लामा को छोड़कर, यानी ऊँट का जो लामा होता है उसके रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है मेरे भाई, RBC में उनके क्या होता है, वहाँ पे उनका केंद्रक होता है, लेकिन बाकी मैक्सिमम एक केंद्रक विहीन होती हैं और उभयातल इसकी आकृति होती है। बात करो इसके जीवन काल की, तो 20 से लेके 120 दिन, जो मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता भी चुका हूँ। इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन का संवहन करना, जो मैं आपको बता चुका हूँ। हीमोग्लोबिन इसमें होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो भैया कार्य की बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, RBC करती है। RBC की मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। एकदम इम्पॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो याद रखना प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। भैया याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो स्प्लीन को अगर आप बोलोगे क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे उसको हमारा कब्रिस्तान कहा जाता है। बात करोगे श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करते हैं, यानी हम बात करेंगे किन की बात करेंगे भैया, हम बात करेंगे श्वेत रक्त कणिकाएँ, यानी WBC, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। याद करते हैं अगर भैया इनका आकार कैसा होता है, तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा की तरह ये होती हैं। इनमें केंद्रक होता है, यानी हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि भैया जो RBC होती हैं एक्चुअल में उनमें केंद्रक जो है वो केंद्रक विहीन होती हैं, लेकिन जो ऊँट का लामा होता है उसमें केंद्रक होता है। एक बात तो हमने ये इंपॉर्टेंट वाली भैया लिखी, जो हम लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि नहीं बच्चे ने पढ़ा है। साथ ही साथ हम इसमें ये लिखेंगे इसका आकार कैसा होता है, उभयावतल होता है, ये वाली बात। इसका दिन 20 से लेकर 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं, ये वाली बात हो गई भैया। इसका जो मृत्यु इसकी होती है वो प्लीहा में होती है, प्लीहा को इसका कब्रिस्तान भी कहा जाता है भैया, ये वाली बात हो गई। और भैया हमने WBC में RBC में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और O2 का क्या करती है, संवहन करती है भैया, ये वाली बात हो गई। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये वाली बात हो गई भैया। ये छोटी सी चीज़ मैंने जो लिखी है, इस चीज़ को आप अगर लिखना चाहो तो आप 1 से 1.5 पेज लिख सकते हो इसको बढ़िया तरीके से, एकदम बेहतरीन भाई। इतना तुम आता है तुम्हें, इतना मुझे पता है, मैं तुम्हें एकदम बेहतरीन याद करवा दूंगा। अमीबा की तरह मेरे भाई इसका आकार है, कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसका अमीबा की तरह था, उसका उभयावतल था, ठीक है। ये वाली बातें भी आपको बता दी मैंने। इसमें केंद्रक है, उसमें केंद्रक नहीं। इसका जीवन काल होता है भैया 2 से 4 दिन का, उसका 20 से 120 दिन का, दोनों को एक साथ रिलेट करते चलो। इसका काम क्या होता है भैया, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनसे वायरस से लड़कर के शरीर की रक्षा करता है। शरीर का सैनिक से भी कहा जाता है, यानी सोल्जर ऑफ बॉडी भी से हम बोलते हैं।
आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। वही वाली बात हो गई कि जब चोट लगेगी, ये क्या होता है, ये केवल मनुष्य में स्तनधारियों में रक्त में पाया जाता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में प्लेटलेट्स में भैया क्या नहीं है, केंद्रक नहीं है, केंद्रक विहीन है। केंद्रक किसमें है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक है। इसका जीवन काल भैया 3 से 5 दिन का होता है, उसका 2 से 4 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का, उसका 20 से 120 दिन होता है आरबीसी का। चोट लगने पर रक्त का थक्का यानी जो क्लॉटिंग होती है उसे जमाने में मदद करता है और शरीर में अधिक खून ना आपके बह जाए, इसमें भी ये हेल्प आपकी करता है भैया। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी बात बेहतरीन समझ में आ रही होगी, आपको एकदम मज़ा आ गया होगा। अब देखो रक्त के काम क्या क्या होते हैं, बहुत सारे काम है वैसे तो। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आरबीसी होती है बॉडी में, वो क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला संवहन का काम करती है। तो एक तो गैसों के परिवहन में इसका काम होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन लेकर ऊतकों तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना, ये सारा काम किसका है, ब्लड का ही है। तापमान नियंत्रण करना, शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखना भी किसका काम है, ब्लड का होता है। पोषक तत्वों का संवहन मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, अमीनो एसिड हो गए, मिनरल्स हो गए, वो सारे के सारे आपके बॉडी में पूरे अंगों में कैसे प्रवाह होते हैं, बाई ब्लड, ब्लड सेल्स में। ठीक है, तो ये हो गया। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, अमोनिया, यूरिया, जो उत्सर्जी अंग है, किडनी है, ये सारे क्या करते हैं, बॉडी को फिल्टर करने का काम करते हैं, डिटॉक्स करने का भी काम करते हैं। ठीक है भैया, आगे बात करूँ, हार्मोन का संवहन, जो बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं उन सबका भी काम कौन संभालता है भैया, ब्लड सेल्स ही संभालते हैं। बात करते हैं रक्त समूह की। मैंने आपको ये भी ऑलरेडी भी बता रखा है, भैया शॉर्ट में बता रखा था। पहले तो आपको याद रखना है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूहों की खोज की। पूछा जाएगा डायरेक्ट कि ब्लड ग्रुप्स की खोज करता कौन है, आप क्या लिखोगे, 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी ब्लड ग्रुप की, और आरबीसी में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन एंटीजन्स पर निर्भर करते हैं। ये वाली लाइन भी हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिएगा ब्लड ग्रुप्स, कौन किसे खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपसे कोई पूछता है, बताओ भैया जो ए है, कौन, जो ए है, ए के अंदर एंटीजन तो ए होते हैं लेकिन एंटीबॉडी बी होती है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इसके अंदर अगर ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी ही क्यों नहीं है। ए एंटीबॉडी ए एंटीजन्स को ख़त्म कर देती है मेरे भाई, याद रखना ये बात हमेशा। जैसे अगर आपके कभी सांप आप बाइट करता है, कोई भी कोबरा कोई भी करता है, तो उस कोबरा का एंटीजन आपकी बॉडी में वायरस की तरह जाएगा, तो उसी कोबरा की दवा बनाई जाती है एंटीबॉडी, उसी कोबरा के जहर से ही ये एंटीबॉडी बनी है। ये एंटीबॉडी इस वाले एंटीजन को ख़त्म करके आपको सेव यानी बचा लेती है। याद रखिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से याद रखना है आपको ये वाली बात, ठीक है, कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी अगर आपकी बॉडी में होगी तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तभी इंसान बच जाता है जब उसे कभी भी कोई बाइट करता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो अगर हमसे कोई बोलता है कि भैया यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन तो ए होगा लेकिन एंटीबॉडी जो है वो बी होगी। यानी जैसे बॉडी में वायरस होता है तो वायरस हमारा एंटीजन मान लो, तो उसकी जो वैक्सीन होती है वो हमारी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर वायरस भैया है किसी चीज़ का तो उसकी एंटीबॉडी जो है वो अगेंस्ट रखोगे तो नहीं खाएगी, पर अगर सेम एंटीबॉडी होगी तो वो हमारे एंटीजन्स को ख़त्म कर देगी। बढ़िया बात समझ में आई, हाँ या ना, एक बार जल्दी से बोलेंगे, बोलोगे भैया बढ़िया समझ में आ गई। अब कभी नहीं भूलेंगे कि अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें एंटीजन भले ए हो लेकिन एंटीबॉडी हमेशा बी होगी। एक बार जल्दी से बोलो भाई कि हाँ समझ में आ गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें कि किसे रक्त दे सकता है, तो हमने कहा ए वाला भैया ए वाले को ही रक्त देगा, बी वाला बी वाले को ही रक्त देगा, ए बी वाला ए बी वाले को ही रक्त देगा। ठीक है, ओ वाला ओ वाले को ही रक्त देगा। ये वाली बातें तो कंफर्म ही होती हैं कि जो सेम वाला है वो सेम वाले तो वैसे भी दे सकता है, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं थी हमसे। दिक्कत पता कहाँ पे आती है, दिक्कत आती है कि एक हमारे पास ऐसा इंसान है जो बिल्कुल निहायती ख़त्म टाइप का है, जो बिल्कुल निहायती ख़त्म है। इसको आप कहने का मतलब समझो कि वो एकदम ऐसा इंसान हो गया कि उसे शर्म वरम रही नहीं गई है। वो कहता है कि तुम्हें क्या ए ग्रुप है तुम्हारा दे दो, तुम्हारा बी है तुम भी दे दो, तुम्हारा सी है तुम भी दे दो। उसको हम बोलते हैं ए बी, क्योंकि ए बी भैया अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक नाम इसका बताया कि ये क्या है, ये है सर्वग्राही। कहता है कि तुम कोई भी ब्लड ग्रुप के हो भैया, तुम हमको खून दे दो, हम तो ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो खून ले लेते हैं भाई। एक आदमी और दूसरा था, वो बेचारा बड़ा दुखी रहता है इस बात से कि किससे खून ले सकता है।
ए से खून, ए वाला ए से खून तो वैसे भी लेगा, बी वाला बी से ले सकता है, बी वाला ए बी है, तो कन्फर्म वाले ही होते हैं कि वो खुद वाले से तो ले ही लेगा। लेकिन यहाँ पे एक इंसान ऐसा है बड़ा दुखी रहता है, ये वाला, इसको बोलते हैं ओ। ये है सर्वदाता। ये कौन है? सर्वदाता। इससे पूछा जा रहा है कि तुम्हारा शरीर क्यों नहीं बन रहा, तो बोला भाई क्या करें, कोई ना कोई मुंह उठा के खून मांगने चला आता है, तो मैं तो खून ही देता रहता हूँ, कभी उसको दिया, कभी उसको दिया, कभी इनको दिया, कभी फलाने को दिया। ठीक है, तो इनका बड़ा सिस्टम ख़राब है, क्योंकि ये तो सबको ब्लड देते घूम रहे हैं और ये सबसे ब्लड लेते घूम रहे हैं। तो ए बी सबसे खुश होता है, क्योंकि वो कहता तुम दे दो, मैं, वो कहता हमारे अंदर कोई एंटीबॉडी है नहीं जो तुम्हारे एंटीजन को मारेगी। भाई एंटीबॉडी एंटीजन का प्रॉब्लम होता है ना, कि अगर मेरे अंदर बी एंटीबॉडी है तो तुम्हारे अंदर का जो एंटीजन मेरे अंदर बी आएगा वो उसको मार देगी, तो वो ब्लड नहीं सपोर्ट करेगा, मेरे अंदर जहर बना देगा, मर जाऊँगा मैं। लेकिन वो कह रहा है ए बी वाला, वो इतना खुश है, कह रहा मेरे अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तुम दे दो आके जो तुम्हें खून देना, झेले रहो तुम, मैं सब डाइजेस्ट कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली बातें मैं आपको आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया जो बी वाला है वो बी वाले, उसका जो एंटीजन होगा वो बी होगा, एंटीबॉडी उसके अंदर ए होगी। ये ए बी से तो खून ले दे सकेगा ही, साथ में ये ए बी जो है ये सर्वग्राही है, ये कहता मैं ले लूँगा खून, तुम दे दो। बी वाले को खून ये दे सकता है, ओ वाला सर्वदाता है, वो कहेगा तुम दे दो मैं ले लूँगा तुमसे भैया, बी वाला इससे ले लेगा। आगे हम बात करें ए बी की, तो ए बी में भैया ए और बी, जो ए और बी होते हैं, देखना यहाँ से समझना आप जरा, ये आपको समझ में आने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जो ए बी होता है, कौन सा? ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी में ए और बी दोनों ही एंटीजन हैं, दोनों तरीके के एंटीजन होते हैं, ये दोनों तरीके के एंटीजन होते हैं। और जब भी मेरे भाई ए बी वाला किसी से ब्लड देने की बात करेगा, किसे रक्त दे सकता है, तो ये रक्त केवल उसी को दे पाएगा जिसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी ना हो। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये खून भी उसी को दे सकता है जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी ना हो। बोलो एक बार, समझ में आ रही बात? तो बोलोगे भैया ए बी है जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है है कि नहीं? और किससे खून ले सकता है? किससे खून ले सकता है? ये भैया खून ले लेगा आराम से भैया ए बी से, कहेगा लाओ खून दे दो भाई, मैं तो ले लूँगा। खून तो सबसे ले लेता है वो, क्योंकि इतना भिखारी हो चुका है। ठीक है, आगे बात करें। अगले नंबर पे हम बात करते हैं ओ की। किसकी बात करते हैं? कई बार मैं आपको चीज़ें जब ये बताता रहता हूँ तो आप ये सोचना, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इनको लेके रिलेटेड करता रहता हूँ, अगर कभी ऐसा हो कि मुझसे मैं समझाना जो चाह रहा हूँ मैं कभी धोखे में गलत बोल दिया, मैंने ए बी पढ़ा है पर मैंने बोल ए दिया बी दिया, तो उसको समझ जाया करो कि मैंने जल्दबाजी में ही बोला होगा। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। अगर हम बात करें ओ में, तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कोई भी एंटीजन किस में नहीं होता है, बोलोगे भैया ओ ग्रुप में। कोई भी एंटीबॉडी किस में नहीं होती है, बोलोगे भैया ए बी में। एंटीबॉडी किस में नहीं होगी, एंटीबॉडी, बोलोगे भैया ए बी में। एंटीजन किस में नहीं होता है, ओ में। ओ क्या होता है? सर्वदाता। ए बी क्या होता है? सर्वग्राही। ओ सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है ब्लड। ठीक है, ब्लड पर्सनल था। आगे आ जाओ, यहाँ मैंने स्पेशल आपके लिए चीज़ें लिख दी हैं कि सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ समूह, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। जब इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो किसी की भी एंटीबॉडी जो होती है, जो एंटीबॉडी किसी भी ब्लड की है, वो उसके एंटीजन्स को नहीं मार पाएगी, क्योंकि इसमें ये होता ही नहीं है। तो ये सब में क्या करेगा? मिल जाएगा, घुल जाएगा, अपना लेगा उसे। ठीक है, बात करें अगर हम एंटीबॉडी किस में नहीं है, तो भैया सर्वग्राही में। ये यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ये क्या करेगा? ए बी समूह जो है ये, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी भी एंटीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। कहता है एंटीजन तुम्हारा कौन सा है, बोला लाओ दे दो, मैं इसे डाइजेस्ट कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर इसको मारने के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, मैं ले लूँगा खून, तुम दे दो भाई। ठीक है, बात आ गई समझ में भैया? आगे आ जाओ जल्दी से। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं कुछ, जो एक बार एक नज़र में हम लोग लास्ट में देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहें। रक्त का थक्का बनाने में पूरा का पूरा काम किसका होता है? विटामिन के का और कैल्शियम का। ठीक है, साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सेल होता है आपसे जब पूछा जाता है, तो बोलोगे प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, इसकी जीवन काल 3 से 5 दिन का मैंने आपको बताया था। बात करते हैं जरा हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया भैया यह एक आनुवंशिक रोग होता है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, मतलब कि इसमें प्लेटलेट्स की कमी रहती है।
यही बात हो गई। रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड फ्लो नहीं रुकता, ब्लड का बहना नहीं रुकता है, ब्लड का बहना नहीं रुकता जल्दी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया बोलते हैं भैया। अब बात करते हैं एनीमिया क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। एनीमिया का मतलब होता है जब हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने वाला रोग है। मतलब एनीमिया का मतलब क्या होगा? एनीमिया रोग को और क्या बोलते हैं ये बताइएगा आप, और क्या कहते हैं, मतलब इससे क्या होता है और ये किसकी कमी से होता है? अरे नहीं, कमी मत बताओ, कमी तो ऊपर बता ही दिया मैंने। इसके लिए उत्तरदायी क्या होता है? ब्लड होता है, यकृत होता है, आंतें होती हैं, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा, ठीक है। क्या होता है ये बताइएगा। बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे कि रक्त बैंक की। तो रक्त बैंकों में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस यानी 39 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर रखा जाता है और इसमें सोडियम ऑक्सलेट जो है वो मिलाया जाता है ताकि जो खून है वो जमे नहीं। जबकि मैं जानता हूँ कि रक्त बैंक जो होती हैं उसमें ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए 6 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर का यूज करते हैं, 1 से 6 तक के, ज़रूरत के अनुसार ये चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस एक मानक पैमाना आपको दे दिया गया है। ये आपके MCQ में भी पूछा गया है 2025 में आई थिंक, तो वहाँ पे मैंने आपको चीज़ें एकदम क्लियर भी की हैं, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस आपको उसमें आंसर सही लगाना है। मैंने शायद 5 पॉइंट कुछ एक बार बताया भी था, नियरेस्ट की वजह से बताया था, क्योंकि वो कंडीशन जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से उतना सही नहीं था जो होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर सारे ही मानक में आते हैं। लेकिन आप 4 डिग्री सेल्सियस अब याद रखिए, आप ये वाला आंसर उसमें लिख सकते हो। सिरा और धमनी की बात करते हैं। तो धमनियाँ जो होती हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज, ये क्या करती हैं? ये एक्चुअल में शुद्ध रक्त जो कि ऑक्सीजन युक्त होता है उसमें बहने का काम करता है। किनमें? धमनियों में। जबकि सिराओं में जो अशुद्ध रक्त होता है वो बहता है। अपवाद के लिए बता देंगे कि जो पल्मोनरी धमनी है और पल्मोनरी सिरा है ये उल्टा काम करते हैं। कैसे भैया उल्टा काम करते हैं, ये वाला बताओ ज़रा, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ा। तो जो पल्मोनरी सिरा है इसमें शुद्ध रक्त है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त है। जबकि वैसे हमें क्या पता है? वैसे हमें ये पता है कि जो सिरा होता है उसमें अशुद्ध होता है, जो धमनी होती है उसमें शुद्ध होता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध होता है, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध होता है। पल्मोनरी आप ना लिख पाओ तो याद रखना, इसी को हम लोग फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस सिरा भी कहते हैं। फुफ्फुस अनदर नेम, ओके बेटे। आगे बढ़ जाते हैं, एंटीजन की बात करते हैं कि एंटीजन्स भैया क्या है। एंटीजन वह बाहरी पदार्थ या तत्व है जो हमारे शरीर में प्रवेश करने पर इम्यून को सक्रिय कर देता है, यानी हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है? एक्टिव कर देता है। तो क्या होते हैं ये समझते हैं। तो आमतौर पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड ये होते हैं। ये करते क्या हैं? बैक्टीरिया, वायरस, कवक और अन्य सूक्ष्म जीवों को सतह पर पाए जाते हैं। इनकी सतह पर ये क्या होता है? पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के, वायरस के, फंगस के और सूक्ष्म जीवों की सतह पर पाए जाते हैं। कौन? जो हमारे एंटीजन्स हैं। बात आ रही है समझ में भैया? करता क्या है ये? बॉडी के एक तो ये बाहरी तत्व होते हैं और जैसे ये बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये हमारे इम्यून को क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं, सक्रिय करते हैं, एक्टिव कर देते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी मेरे भाई बड़ी बढ़िया चीज़ है हमारे लिए। एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार के सुरक्षात्मक प्रोटीन होता है, यानी जिसे हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन के हमले के जवाब में बनाता है। इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, IG, ठीक है, भी कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर किसी को डॉग बाइट होता है और वो 3rd फेज़ का होता है, ठीक है, 3rd फेज़ मतलब दांत वांत घुस गया, बड़ा ज़्यादा डेंजरस टाइप का हुआ है, तो उस समय उसके अंदर एक RIG लगाया जाता है जहाँ पे बाइट होता है उसके जस्ट पास में, कहीं पे उसके जस्ट पास वाले एरिया पे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे आपके ज़्यादा बाइट हुआ है आपके उस पार्ट में भैया क्या होगा? रेबीज़ जो होता है, रेबीज़ नामक वायरस ये अटैक करना स्टार्ट करता है। तो जब आपकी ये इतने पार्ट में है और इतने पार्ट में यहाँ पे आपके RIG यानी रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन लगाया जाता है, तो ये क्या करता है? तुरंत एकदम एक्टिव तरीके से उसके ये जो एंटीजन होते हैं रेबीज़ वायरस के, उसका एंटीडोट यहाँ पे चल जाता है, मतलब एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं और ये एंटीबॉडीज़ इस जीवाणु को यहीं पे ख़त्म कर देती हैं। बात आ रही है समझ में क्या? एक बार जल्दी से बताएंगे हाँ या ना भैया, जल्दी से बोलेंगे।
हर चीज़ के एंटीजन्स हमारी बॉडी में बनते हैं और उसके एंटीडोट में हमेशा उसकी एंटीबॉडी ही हमें लगानी पड़ती है जो उस जीवाणु के एंटीजन्स को ख़त्म कर देते हैं। एक बार जल्दी से बोलेंगे ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। एंटीबॉडी किसका काम करती है भैया? जो वैक्सीन लगी थी कोरोना की, वो क्या था? कोरोना की एंटीबॉडी थी। वो कोरोना वायरस एंटीजन था। कोरोना वायरस के लिए कोरोना जो वैक्सीन बनी, वो कोरोना वैक्सीन जो है उसकी एंटीबॉडी बना रही है। वो एंटीबॉडी कोरोना वायरस को खा जा रहा है, तो एंटीजन से एंटीबॉडी को खा जा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बढ़िया समझ में आ रहा होगा तुम्हें एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अगले नंबर बात करते हैं कि संरक्षण क्या है। तो इसका आकार वाई अक्षर जैसा होता है। एंटीबॉडी की बात हो रही है। निर्माण कैसे होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं WBC जो है एक प्रकार का बी लिम्फोसाइट सेल जो है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और उसी से किया जाएगा जिससे वायरस बनेगा, उसी से उसके वायरस का एंटीडोट भी बनेगा। ये भी याद रखना हमेशा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं। तो एंटीबॉडी का मुख्य काम एंटीजन को पहचानना, बेअसर करना। एंटीबॉडी विशिष्ट एंटीजन के लिए बनी होती है, जैसे खास ताले के लिए एक चाबी बनी होती है। जैसे स्पेशल ताले के लिए एक चाबी होती है, यानी हर ताला हर चाबी से नहीं खुलता। इसी प्रकार कोरोना का अगर वायरस है तो वो रेबीज़ के वैक्सीन से ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो रेबीज़ वाले ही जीवाणुओं को एंटीजन अगर होंगे तो उन्हीं को पकड़ के मार देगा एंटीबॉडी, बाकी ये कुछ नहीं करने वाली बॉडी में तुम्हारे। इसी प्रकार कोरोना वायरस जो था उसके वायरस को मारने के लिए उसी की एंटीबॉडी होगी तो इसके वायरस को ख़त्म करेगी, बाकी दूसरे थोड़ी कर देगा जाके। ऐसे अगर होने लगे तो ऐसे तो भैया कोई बोल दे कि अगर तुमने जो है रेबीज़ या फिर कोरोना की वैक्सीन लगवा ली तो वो तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स में अगर ए ग्रुप है तुम्हारा तो उसका जो ए एंटीजन है वो उसको खा जाएगी। ये भी तो हो सकता है। फिर तो तुम ये भी बोल सकते हो कि जो आरबीसी है मेरी बॉडी के अंदर, तो आरबीसी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी मेरे अंदर जो ए वाला एंटीजन था, अगर ए मेरा है ब्लड ग्रुप, तो वो ए एंटीजन को भी ये वाली एंटीबॉडी खा जाएगी? नहीं खाएगी। उसको खाने के लिए तुम्हारी बॉडी में ए एंटीबॉडी ही होनी चाहिए। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ रही हो मेरे भाई। आ रही है ना समझ में? आगे बढ़ें क्या? आगे हम बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया की। तो जब एंटीजन जैसे कोई वायरस है शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी साथ में ताला चाबी जिसको हम बोलते हैं लॉक एंड की सिद्धांत पर जुड़ जाती है। जैसे अगर लॉक मेरे भाई है वो वायरस, तो उसकी की क्या होगी? उसकी की होगी वो एंटीबॉडी। ये आपको समझाने के लिए शॉर्ट में लगा दिया है। पहचान क्या होती है? एंटीबॉडी वाई अक्षर के शरीर एंटीजन को पकड़ लेती है, फिर उसको नष्ट कर देती है। याददाश्त मेमोरी से, ये इंपॉर्टेंट बात है। याददाश्त मेमोरी क्या होती है? याददाश्त मेमोरी ये होती है कि आपके बॉडी में किसी चीज़ के लड़ने के लिए कुछ टाइप के अलग से पहले से ही एंटीबॉडीज़ हैं जो सुस्त पड़े होते हैं। क्योंकि आप बताओ, हमारे भारत के सैनिक हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कभी एक्टिव नहीं रहते, वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन अगर कभी हमारे बीच में वॉर चल रहा होता है तब वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या फिर अच्छे खासे कोई बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है उस समय वो बिल्कुल एकदम एक्टिव घूम रहे होते हैं? ये तो नहीं होता है। कभी वो भी एंजॉय करेंगे, उनका भी अपना जीवन है, वो भी थोड़ा अलग मूड में रहेंगे। तो इसी तरीके से कभी ये भी अपना क्या करते हैं, काम अपना मन से होते हैं ठीक ठाक कि हाँ अभी कोई वॉर नहीं चल रहा, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी टेंशन वाली ये सिचुएशन रहती है, लेकिन अगर तुम बोल दो कि क्या वही सिचुएशन हमारी श्रीलंका के साथ रहती? बिल्कुल नहीं रहती। तो श्रीलंका साइड लगे हुए आर्मी वाले जवान जो है वो थोड़े से अपने आप को मस्त फील करेंगे, आराम से फील करेंगे। वही पाकिस्तान वाले हमेशा क्या करेंगे, वो उधर साइड जो लगे हैं पाकिस्तान से रिलेटेड में, तो वहाँ पे जो बॉर्डर पे लगे हैं वो हमेशा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी कुछ भी होने की संभावना रहती है। तो इसी कंडीशन को अगर हम समझते हैं अपनी भाषा में, तो श्रीलंका साइड वाले जैसी सिचुएशन है। श्रीलंका में अगर कुछ भी बवाल नहीं हो रहा है तब तक उधर के सैनिक आराम से अपना चिल्ड हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पर्सनल काम, अपने साथ में टाइम व्यतीत करना, अपने दोस्तों के साथ में, लाइक वहीं पे अपने जो आर्मी वाले उनके सोल्जर्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ में टाइम व्यतीत करना, वो काम वो कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे वही बोलने वाला हूँ कि एंटीबॉडी काम क्या करता है। एंटीबॉडी जैसे ही आपकी बॉडी में लगता है वो तुरंत आपको एक्टिव करता है कि श्रीलंका के जो एंटीजन्स हैं वो कुछ करने वाले हैं। तो हमारी जो सैनिक है वो एक तरीके से एंटीबॉडी हो गई। अब वो एंटीजन्स को मार के क्या करेंगे, एंटीबॉडी एंटीजन्स को मार के इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी, अपने देश को सुरक्षित करेगी। भाई मैं इतना बढ़िया आपको समझा रहा हूँ, मुझे खुद को बढ़िया फील हो रहा है समझा के कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ। तो बात आपको आ गई समझ में? हाँ या ना? तो लोग बिल्कुल समझ में आ गई। तो एक बार जब शरीर एक विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है तो उसे ये याद रहता है भविष्य में वही वायरस दोबारा आपके शरीर पर बहुत तेज़ी से हमला करेगा। तो टीकाकरण या वैक्सीन का आधार ये बनाता है। तो एक बार आपके बॉडी में अगर कुछ हो चुका है तो आपके बॉडी में उसके एंटीबॉडीज़ पहुँच चुके
चुके हैं, वो कुछ समय बाद एंटीजन आपके बॉडी के जब ख़त्म हो जाएंगे तो बंद बैठ जाएंगे, चुपचाप सक्रिय नहीं रहेंगे सॉरी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में दोबारा से उसी तरीके का एंटीजन कभी वायरस आता है तो वो एंटीबॉडी आपके लिए काम करेगी। आई होप सो आपको मज़ा आ गया होगा समझ के। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है? जो बाहरी एंटीजन्स होते हैं वो हानिकारक होते हैं, जो बाहर से आते हैं, जैसे कोरोना बाहर से आया, रेबीज बाहर से आया, डेंगू मलेरिया सब बाहर से एंटीजन्स बॉडी में आते हैं। वही शरीर द्वारा बनाया गया रक्षक प्रोटीन रहता है एंटीबॉडी। बाहर से आता है बैक्टीरिया और वायरस, शरीर के अंदर बनता है मेरे भाई एंटीबॉडी। आमतौर पर लिपिड प्रोटीन और शुगर से बनता है, ये हमेशा विशेष प्रकार के प्रोटीन यानी आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन से बनता है। बात करें रोग और एलर्जी पैदा करने वाले एंटीजन होते हैं, वहीं रोगों से रक्षा करने वाला एंटीबॉडी होता है। ये डब्ल्यूबीसी से निर्माण होता है या आरबीसी में होता है। विशिष्ट आकारों के होते हैं, हमेशा एक वाई आकार की तरह होता है। मैंने आपको बताया वाई अक्षर की तरह लगता है, देख करके क्या करता है, एंड कर देता है। भैया बताओ एक बार, क्या एंटीजन और एंटीबॉडी ज़िंदगी में भूलोगे तुम कभी? इससे पहले तुमने इतना बढ़िया पढ़ा तो होगा कहीं, तो तुमने ग्रुप ले रखा है, बैच वैच ले रखे हैं ना। कुछ लोग सोच रहे हैं क्यों ही बैच ले लिया एक क्लास में जब सब हो जाना था। कोई नहीं, छोड़ो भाई। देखो एक बार विद्युत धारा और विभवांतर की बात करते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा होता है कि किसी चालक में प्रवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब क्या हो गया? आवेश प्रवाह क्या होता है? एकांक समय में आवेश की मात्रा जो प्रवाहित होगी किसी तार में, वही एक्चुअल में हमारी विद्युत धारा कहलाती है। यानी I बराबर Q/T। इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, एक बात आपको और याद रखनी है, Q आवेश है कूलाम में, और T जो मेरा होता है समय, दर समय होता है हमारा, ये होता है दर, जो समय दिया जाता है वो होता है सेकंड में। तो अगर आपसे कोई पूछता है भैया कि बताओ 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में जो प्रवाहित होता है उसके दर को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। यानी एकांक समय में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला 1 कूलाम आवेश जो है उसकी दर को हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, तो I बराबर Q/T यानी आवेश और समय के अनुपात को या दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। भैया एक बार जल्दी से बोलेंगे कि बेहतरीन भैया समझ में आ गया है। बात करते हैं मेरे भाई विभवांतर की, बड़े ध्यान से समझेंगे विभवांतर के बारे में भी। विभवांतर क्या होता है? तो एकांक आवेश, क्या लिखेंगे? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे हम बोलते हैं विभवांतर। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है विभवांतर कहलाता है। यानी विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया समझ में आ रहा है भैया। ओके भैया, चलो आगे बात करते हैं। ओम का नियम मेरे भाई क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? यदि ताप जैसी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, जो ताप होता है वैसी भौतिक अवस्थाएं क्या रहें? स्थिर रहें, तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी ताप जो है, अगर ताप स्थिर हो तो विभवांतर विद्युत धारा और उसमें बहने वाली विद्युत धारा का तो मेरे समानुपाती होता है। आर यहाँ से क्या आएगा? आर आएगा जब हम इसको क्या करेंगे? हटाएंगे, और आर मेरा क्या होता है? प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसे ओम बोलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है भैया, क्या याद रखना है कि विभवांतर क्या होता है? तो भौतिक अवस्थाएं स्थिर होने पर, जो भौतिक अवस्थाएं ताप है, स्थिर होने पर जो चालक के सिरों का विभवांतर है वो बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। चालक के सिरों का जो विभवांतर होगा यानी जो V होगा वो बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। आपको मुझे पता, आप डेफिनेशन नहीं याद कर पा रहे हो क्या? सरल करा दूँ, आप अगर बोलो तो सिंपल तरीका लिख दूँ, आपको समझ में आ जाए एक बार में ही। लिखवा दूँ भैया? देखो ऐसे आप लिखो कि जो टेम्परेचर है, मतलब जो ताप है,
वो स्थिर है, तो उस समय जो चालक है, चालक के सिरों का जो विभवांतर है, जो विभवांतर है वो क्या होता है, वो आई के समानुपाती, ये समानुपाती का निशान होता है। तो आप लिखोगे ताप जैसी अवस्थाएं स्थिर होने पर या ताप जैसी भौतिक अवस्थाएं स्थिर होने पर चालक के सिरों का जो विभवांतर होता है वो विभवांतर मेरे भाई उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बस V बराबर आई आर, इसे क्या बोलते हैं हम, V बराबर आई आर मेरे भाई क्या होता है, जल्दी से बोलिए भैया। V बराबर आई आर, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली बात भी याद रखिएगा। V बराबर आई आर है तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, और R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो ओम का नियम मेरे भाई क्या हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ का मात्रक हमारा ओम आएगा, ये प्रतिरोध हो गया, ये हो गया हमारा ओम का नियम, क्या हो जाएगा, R बराबर V अपॉन आई। ठीक है भैया, ओके 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 ओके, होशियार हो आप, बिल्कुल होशियार हो आप। ठीक है, आगे देखिएगा, जल्दी से आइए। बात करते हैं विद्युत सेल की। विद्युत सेल का हम लोग प्रयोग ऑफ कोर्स भैया किस लिए करेंगे, अपनी चीज़ों को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, चार्ज भी करेंगे कभी कभी एक बार यूज एंड थ्रो टाइप की भी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल में ले लो, विद्युत सेल में आप बोल सकते हो आपके घर वाला जो वो एक्रिलिक सेल आता है, एक्रिलिक नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, देखो मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। आप ऐसे मानो जो घड़ी वाला सेल आता है, घड़ी वाला रिमोट वाला, अब तो दो तरीके के आते हैं, एक पतला वाला आता है और एक मोटा वाला आता है। तो जो मोटा वाला सेल है वो तो घड़ी में पड़ता है, जो पतले वाले सेल आते हैं वो उसमें पड़ते हैं अपने क्या नाम है इसका, रिमोट में पड़ते हैं। तो वो आपने देखा होगा कि भैया वो एक बार ख़त्म हो जाता है, फिर हम उसे फेंक देते हैं और फिर हम नया सेल लाते हैं जाके। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं उसको चार्ज करके जीवन भर प्रयोग करूं, या जब तक वो ख़राब ना हो जाए तब तक यूज़ कर पाऊं? लाइक एग्जांपल के लिए अगर हम लोग अपने फ़ोन की बैटरीज देखें तो क्या वो एक बार ख़त्म होने पे हम नहीं लाते हैं? नहीं लाते हैं। तो यानी मेरा दिमाग ये काम कर पा रहा है कि भैया एक जगह पे तो मुझे वो वाला सेल मिल जा रहा है जो मैं प्रयोग करता हूं और फेंक दे रहा हूं, दोबारा नहीं चला पा रहा हूं। एक मेरे पास वो वाला मिल जा रहा है जिसको मैं दोबारा भी प्रयोग कर पा रहा हूं। तो क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? बोलोगे बिल्कुल भैया समझ आ रही है, तो बच्चों वाला खेल हो गया। ये तो मैं समझ गया कि एक वो वाला सेल जो दोबारा आवेशित नहीं होगा, पुनः आवेशित नहीं हुआ, और एक वो वाला जिसे हम चार्ज कर लेंगे तो बार बार चार्ज कर लेंगे, यानी पुनः आवेशित कर पाएंगे। तो जो प्राथमिक सेल होते हैं वो आवेशित नहीं होने वाले होते हैं, जो द्वितीयक सेल होते हैं वो आवेशित होने वाले होते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए शीशा संचालक, शीशा संचालक नहीं, शीशा संचायक होता है। हाँ, ये आपसे पूछा गया है, आई थिंक 2019 या 23 दोनों में पूछा गया है, आई थिंक पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। मुझे डेट एकदम एग्जैक्ट अभी नहीं याद है एग्ज़ाम की, और वो सन आपका याद नहीं एग्जैक्ट, पर ये आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट नंबर में या अगले चैप्टर पे आते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के बारे में। तो चुंबकीय गुण क्या होते हैं? बड़े सरल होते हैं। एक तो पहली बात ये होती है कि चुंबक में दो ध्रुव हमको मिलते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ एक दूसरे को सीधा कर देते हैं, विपरीत दिशा में एक दूसरे के रहते हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं, चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, सबको पता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब भैया जो ऐसा एक चुंबक है, कैसा चुंबक है, आपने देखा कि इस चुंबक का नॉर्थ और इसके नॉर्थ को लेके एक दूसरे के पास जाओ तो ये दूर भागता है। हम लोग छोटे पे गाड़ी नहीं बना लेते थे, एक आगे रखो एक पीछे रखो, पीछे वाले को सरकाओ, फिर आगे वाला ऐसे घूमता था, सरक के चलता था, याद है ना सबको? वही वाली सिचुएशन है, कुछ अलग नहीं भैया इसमें, ठीक है? ये आप खुद ही लिख लोगे, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। दूसरा भैया इसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट दिखा, वो ये दिखा कि चुंबकीय बल रेखाएं किस तरीके से किधर दिशा में चलती हैं। तो ये हमेशा उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर जाती हैं, ये एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। यानी अगर किसी चुंबक को आप लटकाते हो तो वो हमेशा एक नॉर्थ और एक साउथ की दिशा में ऐसे लटकता है, हमेशा, कभी ऐसा नहीं लटकेगा, नॉर्थ साउथ में ही रहेगा, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाने वाली हैं, ठीक है भैया? आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें ये वाली।
अगला चैप्टर भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? अगला चैप्टर है भैया खनिज, अयस्क और धातु कर्म। चलिए जल्दी से इस चैप्टर का भी ख़त्म करते हैं भैया, जल्दी से इसको निपटाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बनता है। बात करेंगे नंबर 1 पे खनिज के। खनिज क्या होती है? हम लोग अभी अपने घर के नीचे खुदाई स्टार्ट करें और नीचे से एक ऐसा पत्थर निकले जिसमें हमको लगे उसमें थोड़ा सा लोहापन भी है, थोड़ा सा चांदी का तरह भी लग रहा है, थोड़ा सा सोना भी हो सकता है, थोड़ा सा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तांबा भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि भू प्रकृति से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक जो है हम उसी को खनिज बोलते हैं कि भैया ये तो खनिज निकला नीचे से। ये क्या निकला नीचे से? ये तो भैया नीचे से निकला है खनिज। अयस्क क्या होता है? अयस्क होता है कि वे खनिज जिनमें धातु को आसानी से लाभदायक तरीके से निकाला जा सकता है। उसमें हमने देखा कि उसमें जो लोहा था वो हम निकाल पाएंगे, मतलब जो भी हमने नीचे से खनिज निकाला उसमें लोहा है खूब सारा, तो वो हमारे लिए अयस्क होगा। क्या होगा? अयस्क होगा। खनिज तो पत्थर भी हो जाएगा, खनिज तो पत्थर भी हो जाएगा, पर उसमें धातु हैं तो वो अयस्क होगा। यानी जितने भी अयस्क होते हैं सभी खनिज हो गए। जितने भी अयस्क होते हैं सारे खनिज होते हैं, पर जितने भी खनिज होते हैं सारे अयस्क नहीं होते। क्योंकि अगर केवल पत्थर निकल आया तो उसे तुम अयस्क बोल दोगे क्या? नहीं, तुम तो केवल धातु को अयस्क बोलते हो ना, तो पत्थर तो हम अयस्क नहीं बोल देंगे। तो नीचे से अगर हमने पत्थर निकाला था, खनिज तो वो भी था, लेकिन जब हमने उसमें देखा कि उसमें भैया लोहा बहुत ज़्यादा है, उसमें धातुएं हैं बहुत ज़्यादा जो हम आसानी से निकाल पाएंगे, तो वो अयस्क हो जाएगा। आई होप तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं, बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल इसके बाद ना पढ़ना पड़े, आपको पूरा का पूरा सिलेबस अभी याद हो जाएगा। इतना मुझे विश्वास करो, थोड़ा मेरे साथ बना के पेशेंस रखो बस। बात हम करते हैं भैया धातु कर्म क्या होता है, मेटलर्जी किसे बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो धातु होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो खनिज होता है वो नीचे से हम डायरेक्ट निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, भूमि के अंदर खोद के, तो वो अयस्क कब होता है? जब उसमें धातु अच्छी खासी होती है। फिर मैंने बताया आपसे अयस्क किसे बोलते हैं? जिससे धातुएं आसानी से निकाली जा सकती हैं। तो इन्हीं धातुओं को आसानी से जो निकालने की प्रक्रिया होती है, धातुओं को अयस्क से निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम धातु कर्म बोलते हैं। भैया इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अयस्क से शुद्ध धातु को जो निकालने की या प्राप्त करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसी को हम धातु कर्म बोलते हैं, जिसमें हम सांद्रण पढ़ते हैं, निस्तापन पढ़ते हैं, भर्जन पढ़ते हैं, शोधन पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? सांद्रण पढ़ते हैं, निस्तापन पढ़ते हैं, भर्जन पढ़ते हैं और शोधन पढ़ते हैं। ये सारी बातें मेरे भाई आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पिग आयरन क्या होता है। पिग आयरन बड़ा सिंपल होता है आपको याद करने के लिए कि इसमें 5 से 7% क्या होता है? कार्बन होता है आयरन में, ठीक है। उसे हम पिग आयरन बोलते हैं। कच्चा लोहा टाइप का होता है, स्टील बनाने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे कि वात्या भट्टी से प्राप्त होने वाला लोहा जो है वो पिग आयरन कहलाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा भी होती है। इसमें कार्बन की मात्रा भी होती है, ठीक है भैया, ये बात आप याद रख पाओगे। इसमें कार्बन की मात्रा भी होती है और ये सबसे लोहे का जो सबसे अशुद्ध रूप है वो होता है कौन सा? पिग आयरन होता है, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं, ब्रेकेबल होता है। हाँ, आप बात करते हैं निर्माण कैसे होता है। लोहे के अयस्क जिसको हम हेमेटाइट बोलते हैं, कोक, चूना पत्थर, इनको मिला के वात्या भट्टी में भर देते हैं और उच्च ताप पर इसे गर्म करते हैं, फिर उसके बाद इसे निकाला जाता है। ये सब मिला करके डालेंगे, उसके बाद इसे निकालेंगे तो ये क्या होगा? उच्च मेरे भाई निकलेगा मान में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 से 5% तक कार्बन होता है। आई थिंक मैंने 5 से 7 बोल दिया, माफ़ करना। 3 से 5% कार्बन होता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसे प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट MCQ फॉर्म में क्वेश्चन मिल सकता है। पिग आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 3 से 5%। यह शुद्धि रहती है कार्बन की। फिर भैया आगे क्या होता है? ये भंगुर होता है, मतलब ये टूट जाता है। जो मैंने आपको बताया बहुत कठोर होता है, तो टूट जाएगा मारने पे टूट जाएगा। इसका गलनांक जो है वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये भंगुर है, टूटने का चांस है, उसमें कार्बन भी है। आगे हम बात करें इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं जो स्टील बनाते हैं, स्टील अनुपात बनाने में, ढलवा लोहा बनाने में, जिसे हम कास्ट आयरन बोलते हैं, इसका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। सिंपल है, तो याद रहेगा। सांद्रण की बात करते हैं थोड़ी सी भैया, सांद्रण की भी बात कर लेते हैं कि सांद्रण एक्चुअल में क्या है। अधात्री गैंग यानी जो अशुद्धियाँ हैं उनकी बात हो रही है।
पहले तो हम याद रखेंगे कि खादानों से प्राप्त अयस्क है उसे मिट्टी, रेत या पत्थर के अन्य अशुद्धियों को मिली रहेंगे, उनको दूर करने के लिए जब हम प्रयोग करेंगे, सांद्रण का प्रयोग करेंगे। इन सारी अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलेंगे, अधात्री यानी गैंग बोलेंगे। और इन अशुद्धियों को दूर करके अयस्क के धातु की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया को सांद्रण कहा जाता है। धातु की मात्रा को बढ़ाने की इस प्रक्रिया क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। कुछ विधियां इनकी देख लेंगे जो आपसे पूछी जाती हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है, ये भारी अयस्कों जैसे ऑक्साइड है उसको पानी की धारा में धोया जाता है जिससे हल्की अशुद्धियां बह जाती हैं, और जो भारी धातु होती है, जो भारी धातु है वह नीचे बैठ जाती है। ठीक है भैया, अगली आ जाओ। अगली विधि होती है फेन प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि क्या होती है, यह मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित करने में प्रयोग की जाएगी। इसमें तेल, पानी, और ये तेल काहे का होता है भैया, चीड़ का तेल होता है, चीड़ का तेल। चीड़ का तेल डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक ऐसे करके नोज़ल पड़ी होती है, यहाँ पे इसमें छेद होते हैं, यहाँ से हम इसमें वायु प्रभावित करते हैं ताकि इसके अंदर बुलबुले इकट्ठे होता है, फेन बनता है, वो फेना ऐसे ऊपर इकट्ठा हो जाता है टैंक में। तो इस फेन में मेरे भाई क्या होता है, इसे फिर अलग कर लेते हैं, निकालते हैं, सुखाते हैं, निकाल लेते हैं ऐस्को को। ठीक है, ये हमने इसको पढ़ा, ये सल्फाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। और पूछा जाए गुरुत्वीय पृथक्करण तो वो ऑक्साइड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्साइड की शुद्धियों के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, और सल्फाइड के अयस्कों के लिए मेरे भाई क्या प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। बात करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, जो लौह अशुद्धियाँ होती हैं, चुंबक में चिपक जाने वाली अशुद्धियाँ होती हैं। कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे कीप लगाते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक रोल लगा होता है, मैग्नेटिक रोल, ठीक है। यहाँ पे अशुद्धियाँ गिरती हैं, ये रोल ऐसे चल रहा होता है, ये पट्टा होता है चमड़े का ऐसे करके। अब आपको पता है कि अगर हम यहाँ से कोई लौह अशुद्धि को नीचे डाल रहे हैं, पिसा हुआ चूरा है, पिसा हुआ अयस्क है ये, इसको हमने यहाँ पे डाला, पट्टा चल रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ पे आया, ठीक है। जो चीज़ें चुम्बक में नहीं चिपकती वो तो यहीं पे गिर जाएंगी, यहाँ पे, क्योंकि ऐसे आ रही तो यहाँ पे गिरेंगी, यहाँ पे अशुद्धियाँ आ रही हैं। लेकिन जो चुम्बक में चिपक जाता है वो इस पट्टे में यहाँ चिपक के यहाँ छूटेगा, कि ऐसे गिरेगा। तो यहाँ पे जो गिरेगा वो अयस्क होगा, यहाँ पे जो गिरेगा वो अशुद्धियाँ होती हैं। तो हम बोलेंगे कि चुम्बक में अशुद्धियाँ चिपक जाती हैं, चिपक करके वो थोड़ा दूर एकत्र होती हैं। चुम्बक में धातु चिपक जाती है, वो थोड़ा दूर इकट्ठा होती है, जबकि अशुद्धियाँ वहीं पे नीचे गिर जाती हैं। फिर से अलग कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से धातु से, अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं। भैया एक बार जल्दी से बोलेंगे कि क्या बात समझ में आ गई, हाँ या ना, बोलो कि बिल्कुल भैया समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन भैया, जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। हाँ, निस्तापन की बात कर रहे हैं, कैल्सिनेशन क्या होता है, चलिएगा। लिखेंगे सांद्रित अयस्क को जो हमने सांद्रण किया है उसके बाद हम इसका गलनांक से कम तापमान पर वायु की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में गर्म करेंगे तो उसे निस्तापन कहेंगे। निस्तापन में क्या किया जाता है, सिर्फ आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये कि गलनांक से कम ताप पे, गलनांक से कम ताप रखा जाएगा। दूसरा ये कि यहाँ पे वायु जो होगी वो अनुपस्थित होगी, यानी वायु नहीं होगी, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, अयस्क से नमी को, वाष्पशील अशुद्धियों को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये होता है इसका काम। प्रयोग, यह मुख्य रूप से कार्बोनेट हाइड्रेटेड ऑक्साइड, इनके अयस्कों के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बोनेट हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जैसे एक उदाहरण दे दिया गया कि जिंक कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड प्राप्त करना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो। अब बात करते हैं भर्जन। भर्जन, रोस्टिंग और भर्जन में थोड़ा अंतर याद रखिएगा। यहाँ पे भी गलनांक से कम तापमान पर गर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे वायु की नियंत्रित या अधिक मात्रा होगी, नियंत्रित या अधिक मात्रा होगी। भैया क्या फिर मैं दोनों को ऐसे ना याद कर लूँ कि भैया जो भर्जन होता है उसमें वायु की मात्रा होती है, जो निस्तापन होता था उसमें वायु की मात्रा बस नहीं होती है, कैल्सिनेशन में नहीं होती है, रोस्टिंग में होती है। तो तुम्हें भी तो पता है वायु, अब ऐसे याद करने का तरीका सुनना, जब वायु होती है तो आग लगती है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग कहीं लगती है, नहीं लगती है। किसी को तुम्हें रोस्ट करना है किसी चीज़ को तो आग लगानी पड़ेगी, तो वहाँ तो वायु चाहिए ना, चाहिए ना, हाँ ठीक है। और अगर वायु को बंद किया जाएगा तो क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी अगर हवा बंद हो जाए। तो भैया तापन, ऑक्सीजन नहीं, और यहाँ पे हमको चाहिए रोस्टिंग करनी है तो वायु चाहिए, अधिक मात्रा चाहिए, तो ये भर्जन हो जाएगी।
अंतर दोनों में और क्या है, वहाँ पर कार्बोनेटेड हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते थे जिनकी हम शुद्धिकरण करते थे। यहाँ पे भैया हम देखेंगे कि यहाँ पे सल्फर आर्सेनिक अशुद्धियों को ऑक्साइड में बनाकर उड़ा दिया जाता है तथा धातु ऑक्साइड में से बदल दिया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग हम सल्फाइड अयस्कों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे जिंक सल्फेट में 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मिलाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल आई, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ जल्दी से एक बार, कोई समस्या? नेक्स्ट बात करते हैं शोधन और रिफाइनिंग की। शोधन से हमको 99% आखिरी का काम होता है ये अपचयन करना, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ अपचयन के बाद प्राप्त जो धातु है पूरी तरह ये शुद्ध नहीं, अभी भी इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो कुछ अन्य धातु और शुद्धियाँ इसमें जो बची रहती हैं उन अशुद्धियों को दूर करके 99.9% शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। इतने परसेंट मैंने इसको प्राप्त किया वात्या भट्टी से। जब हम प्राप्त करते हैं, अगर आपको याद होगा, फफोलेदार कॉपर निकालते हैं, शायद फफोलेदार कॉपर निकालते हैं ना, जो 99.9% तक शुद्ध होता है। तो जब कॉपर हम साफ करते हैं तो वात्या भट्टी लास्ट में वो शोधन होता है, ठीक है। तो ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। प्रमुख विधियाँ कुछ देख लेते हैं, जैसे विद्युत अपघटनी विधि हो गई। विद्युत अपघटनी शोधन विधि क्या होती है कि यह सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। अशुद्ध धातु को एनोड की छड़ की पतली पट्टी और कैथोड बनाया जाता है। यहाँ पे जो अशुद्ध धातु है उसका एनोड और जो शुद्ध धातु है उसकी पतली सी पट्टी लेंगे, उसका कैथोड बना देंगे। फिर उसमें बिजली प्रवाहित करते हैं, एनोड शुद्ध धातु निकलकर कैथोड में जमा हो जाती है। जैसे कॉपर जिंक का शोधन किया जाता है। ये आपने आई थिंक ऐसे देखा भी होगा, इस तरीके से एक बॉक्स होता है, उसमें ऐसे करके छड़ें पड़ी होती हैं। इन छड़ों में ऐसे करके तार जुड़ा होता है, एक तार यहाँ निकला होता है, एक यहाँ निकला होता है, ठीक है। एक छड़ हमारी होती है एनोड और एक छड़ होती है कॉपर की कैथोड। कैथोड धातु, अशुद्ध धातु, शुद्ध धातु। तो यहाँ पे जो है मेरे भाई, जब हम इसमें मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर का या जिंक का कुछ भी मैंने इसमें जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट इसमें डाला। फिर मैंने क्या किया, इसको क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित किया। इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा कि जो यहाँ पे एनोड है, यहाँ से निकल करके शुद्ध धातुएं कैथोड में चिपक जाएंगी या इसके नीचे एकत्र होंगी या चिपक जाएंगी। फिर इसे निकाल के खरोंच लेंगे यहाँ से, शुद्ध वहाँ से मुझे कॉपर जैसे था, तो कॉपर अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ से 99.99% शोधन से हमको शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है, फफोलेदार कॉपर भी जिसे हम बोलते हैं। आगे करते हैं भैया, एक और विधि के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कि आशवन विधि क्या होती है, डिस्टिलेशन क्या होता है। कम गलनांक वाली धातुएं जिसको हम जिंक और पारा बोलते हैं, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कॉपर और जिंक के लिए भी हम उसका भी प्रयोग मेरे भाई कर सकते हैं, आप याद रखिएगा। अगले नंबर पे बात करते हैं द्रवण यानी लिक्वेशन विधि क्या होती है। उन धातुओं में जिनका गलनांक अशुद्धियों से कम होता है, जैसे टीन और लेड। इनका पता रीजन क्या होता है, अब आप इनकी बात समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इनका गलनांक अशुद्धियों से भी कम है। मतलब इनको गलाएंगे तो इनसे पहले अशुद्धियाँ ही गल जाएंगी। समझ पा रहे हो आप? जैसे हमने किसी चीज़ को गर्म किया, धातु गल के पिघल के निकल आई और पत्थर रह गया, पर इनका गलनांक इतना ज़्यादा कम होता है कि अशुद्धियाँ ही पिघल जा रही हैं। पता चले ये तो, उनका तो छोड़ दो, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। याद करने योग्य कुछ नॉर्मल बातें भी देख लेते हैं। सांद्रण मिट्टी रेत को हटाने के लिए काम होता है। मुख्य उद्देश्य इसका किसके लिए उपयोगी होता है, तो सभी अयस्कों के लिए प्रारंभिक चरण सांद्रण ही होता है। बात करें निस्तापन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नमी को हटाने का काम करता है। साथ ही साथ कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयोग होता है, कार्बोनेट हाइड्रेट अयस्कों के लिए, ठीक है। भर्जन की बात अगर हम करते हैं तो सल्फर अशुद्धि को हटाने का काम करता है और सल्फाइड अयस्कों के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें शोधन की, तो धातु को 100% शुद्ध, 100% नहीं बोलेंगे, 99.99% शुद्ध करने के लिए आखिरी में हम प्रयोग करते हैं किसका, शोधन का, जिसमें हम विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं या आशवन का विधि करते हैं या फिर डायलेशन का प्रयोग करते हैं या फिर वात्या भट्टी में इसको गर्म करते हैं। तो ये अंतिम चरण होता है जो कॉपर, एल्यूमिनियम आदि को प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं संचारण मेरे भाई क्या होता है, कोरोजन, जंग लगना होता है एक तरीके से संचारण में। आपको नॉर्मल तरीके से अगर बताऊं, किसी चीज़ को धीरे धीरे नष्ट करने की प्रक्रिया नमी के कारण जो होती है वही हमारा संचारण कहलाती है। तो नमी और वायु के प्रभाव से धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। जैसे लोहे
में जंग लग जाती है नमी की वजह से। बचाव क्या है? बचाव बहुत सारे होते हैं भैया। एक तो गैल्वेनीकरण होता है, जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, दो तरीके की, इलेक्ट्रिक के द्वारा भी चढ़ा देते हैं और एक लिक्विड बना के भी चढ़ा देते हैं। दूसरा पेंट हम कर दें या फिर हम ग्रीस लगा दें, ठीक है, या उसे किसी तरीके की एक स्पेसिफिक चीज़ में डुबो के रखें। तो ये सारी चीज़ें हमें जंग लगाने से बचाने काम आती है। मैक्सिमम आप बोलोगे भैया पेंट लगाना या कोई परत चढ़ा देना होता है। बात अब हम करने वाले हैं एड्स के बारे में भैया। एड्स क्या होती है? ये एक बीमारी है, HIV वायरस के कारण होती है, ठीक है। अब हम अगर बात करें यहाँ पे, HIV वायरस के कारण होती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता WBC को ख़त्म करने लगती है, कर देती है धीरे धीरे। इसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पूछा गया है कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? अति लघु उत्तरी का ये क्वेश्चन हो गया एक। इसमें कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस के कारण होती है। साथ ही साथ मेरे भाई ये बातें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमोफीलिया मैंने आपको बता दिया कि इसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है और खून नहीं रोकता है। एनीमिया मैंने आपको बता दिया, आयरन की और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। प्राथमिक उपचार देख लो क्या होता है। वह उपचार जो व्यक्ति को शुरुआती रूप से दिया जाता है ताकि उसकी स्थिति ज़्यादा ना बिगड़े या वह सही हो जाए, थोड़ा सा सही हो जाए ताकि वो अस्पताल तक जा सके। वह प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? वह प्रक्रियाएं हमारी प्राथमिक एड्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इस समय हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उससे बचने के लिए अगर आप तुरंत उस बंदे को एस्प्रिन देते हैं तो एस्प्रिन से क्या होता है कि आपके बॉडी का जो ब्लड है वो थोड़ा सा पतला होगा और वहाँ पे वो स्ट्रोक थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, ताकि आप डॉक्टर के यहाँ जाओ, वहाँ पे दिखा लो, ठीक है। तो ये चीज़ें प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आ सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो डॉक्टर के आने से पहले घायल को दी जाने वाली तत्काल सहायता ही प्राथमिक उपचार होती है। इसका उद्देश्य स्थिति बिगड़ने से बचाना और जीवन रक्षा करना होता है। इसके और भी लक्ष्य होते हैं: खून बहने से रोकना, खून को रोकना, घाव को साफ़ करना, या जो चोट लगी है उसको डिटॉल वगैरह से धुल दिया, क्योंकि उसमें क्या वायरस या फिर किसी तरीके का कीटाणु ना पनपे। बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड आप खुद ही लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा पिरामिड ये आपसे पूछा जाता है। इसमें लिखा जाता है कि यह एक हमेशा सीधा होता है। तो हमेशा सीधा पिरामिड अपराइट कौन होता है? ये मेरे भाई ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये आपसे स्पेसिफिक पूछा गया है, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। ये क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तरी में पूछा गया है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है। और MCQ में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 2026 के मॉडल में अगर मुझसे कहा जाए, मैं इस क्वेश्चन को जरूर डालूंगा, ठीक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के बीच में ऊर्जा की प्रवाह दर्शाने के लिए ऊर्जा पिरामिड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ ऊर्जा की जगह लिखा हो कि संख्या को दर्शाने के लिए, तो संख्या पिरामिड का प्रयोग करते हैं। मास को दर्शाने के लिए मास पिरामिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे अपने 2021 के पेपर में आई थिंक जब सोल्यूशन उसका कराया है, तो बड़ा डिटेल्ड में उस पेपर को मैंने सॉल्यूशन करवाया है, ज़्यादा ही डिटेल्ड करवा दिया है। 10% का नियम इसका क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसमें ऊपर के और दूसरे स्तर पर बढ़ेंगे तो 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है, शेष 90% ऊर्जा रूप में नष्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जल्दी से आओ। स्तर की बात करते हैं तो सबसे नीचे उत्पादक यानी पौधे होते हैं, जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, और सबसे ऊपर शीर्ष उपभोक्ता जैसे शेर और बाज होते हैं, जिनके पास न्यूनतम ऊर्जा पहुंचती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? पौधों में होती है, याद रखिएगा भैया। बात करते हैं प्रमुख अयस्क और उनके नाम, यानी मेजर ओर्स एंड इट्स नेम। इम्पॉर्टेंट है भैया, याद रखना पड़ेगा आपको। लोहा अगर आपसे पूछा जाता है, लोहा के अयस्क का नाम क्या होता है? हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है निम्नलिखित में से हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? एग्जाम्पल में लिखा होगा कॉपर का है, जिंक का है, मैग्नीशियम का है, आयरन का है, यानी Fe। तो बोलोगे भैया वहाँ पे ये आयरन का है। ये वाली सिचुएशन आपके साथ आएगी और हर बार MCQ में से क्वेश्चन आता है। आपको मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि इस वाली सीरीज से आपके 2026 में 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कन्फर्म है इस वाले से, सिर्फ इतने से, जितना मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने आपको 2021 के पेपर में भी सॉल्व करवाए हैं, उसमें भी आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ हमने बात की भैया बताओ एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट का अयस्क होता है एल्यूमिनियम का मेरे भाई, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं पारा की बात की जाती है तो सिनेबार होता है। ये क्वेश्चन आपसे 2021 में या 2016 में पूछा गया, ठीक है। कॉपर पायराइट वाला आपसे पूछा गया, गैलेना वाला आपसे 2025 में पूछा गया।
बॉक्साइट वाला आपसे 2021 या 22 में कभी तो पूछा ही गया है, दोनों में से देखना। आपसे ये सारे क्वेश्चन ही पूछे गए लगभग, और ये सारे क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, मैक्सिमम हर बार रिपीट होते हैं। कॉपर के लिए आप बोलोगे कॉपर पैराइट हो गया, ठीक है, क्यूप्राइट हो गया, क्यूप्राइट हो गया, और मेरे भाई कॉपर ग्लांस हो गया, कॉपर ग्लांस हो गया, ये भी इसके यस्क हैं, ठीक है। आगे अगर हम भैया बात करते हैं जिंक के लिए, आप बोलोगे जिंक के लिए आप बात करते हो तो जिंक ब्लेंड हो गया और कैलामाइन हो गया, ये भी आपको याद रखना है। लेड के लिए पूछोगे, सीसा के लिए तो गैलेना होता है, ये तो शायद मैंने आपको 2025 में, ये क्वेश्चन कब आया, मैं रुकिए आपको एकदम कंफर्म बताता हूँ कि क्वेश्चन कब आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में कहीं देखा है, और मैंने कहाँ देखा है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सिनेवार वाला, सिनेवार 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ये एकदम कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ। 2021 में सिनेवार पूछा गया, और 2022 में आपसे पूछा गया, एक अयस्क आपसे पूछा गया डोलोमाइट, ये इसमें आई थिंक नहीं मैंने लिया है, ये गलती कर दी। डोलोमाइट ये Mg का भी होता है और कैल्शियम का भी होता है, तो आपको Mg पूछा गया था, Mg आपको लगाना था उसमें, ठीक है। ये हो गया 2022 का क्वेश्चन। फिर 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई आया है क्या? 2023 में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, 2023 में नहीं आया, 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2025 में आपसे पूछा गया है गैलेना वाला, 2025 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है गैलेना वाला, ये 2025 में पूछा गया, ठीक है। तो मैंने आपको सारे इसलिए करवा दिए क्योंकि अभी तो पूछे गए हैं, फिर आपसे दोबारा भी पूछे जाएंगे तो आप कर पाओ भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यहाँ पे हम ऐसा ही मात्रक भी याद कर लेते हैं, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण जो भौतिक राशियों के मात्रक हैं SI यूनिट्स में, उनके याद रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है मेरे भाई, उसकी हम बात करेंगे। 7 मूल राशियाँ हैं, इनके मात्रक निर्धारित निम्नलिखित दिए जाते हैं, देख लेंगे सारे। पहले नंबर पे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। धारा का एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तापमान का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। और साथ ही साथ बचा आपका एक और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। साथ ही साथ और यहाँ पे लिखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है, लिखो जल्दी से, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, ये 4 और याद कर लो, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा भैया। जो मैंने आपको करवा दिया उतना काफ़ी है आपके लिए। हालांकि कुछ लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि भैया आपने मुझे यहाँ पे सदिश राशि और अदिश राशि नहीं करवाई, तो मेरा फिर वही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि इसके लिए आपको PYQ जो मैंने एक सॉल्व कराया है 2021 वाला, केवल 2021 वाला PYQ आपको देखना है। आपने बहुत सी जगह PYQ देखे हैं, वो आप देखे होंगे, अलग की बात है, लेकिन आप PYQ जो मेरा PYQ देखोगे उसमें आपको एक क्वेश्चन के बाद में उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। तो आपको वो ज़रूर ही देखनी है भैया क्लास, वो क्लास और ये क्लास देखने के बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, देखो कि कितना आपको इस क्लास से फंस रहा है, कितना आपने पढ़ा और कितना आपको इस क्लास से मिला, बस और कुछ नहीं। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट क्या होता है, थोड़ी सी बात करते हैं। दिष्ट धारा जो होती है वह विद्युत धारा जिसकी दिशा और मान समय के साथ नहीं बदलते दिष्ट धारा कहलाती है, और जिसकी बदलती है वो कौन सी होती है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, बात करते हैं प्रवाह कैसा होता है। तो भैया हमेशा एक सीधी रेखा में प्रवाह होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। स्रोत क्या होता है? सेल हो गया, सौर सेल हो गया, DC जनरेटर हो गया, इसके मुख्य स्रोत यही होते हैं। अगर हमसे बात की जाए विशेषता क्या होती है, तो विशेषता इसकी ये होती है कि इसे लंबी दूरी तक भेजने में ऊर्जा की हानि अधिक होती है, इसलिए इसे स्थानीय उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग के लिए मोबाइल हो गया, चार्जिंग हो गया, टॉर्च हो गया, रेडियो हो गया, इलेक्ट्रिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए। और अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि जो कानपुर मेट्रो है, कानपुर मेट्रो
ये डीसी से ही चलती है, डायरेक्ट करंट से ही चलती है, ये अल्टरनेटिंग करंट से नहीं चलती है। इसमें ऊपर तार नहीं है, इसकी पटरियों में नीचे डीसी करंट बह रहा है। ठीक है भैया। तो इसी के साथ में हम लोगों ने कितना टाइम लिया, 1 घंटे 20 मिनट समथिंग लिए, और आपका मैंने पूरा का पूरा जो साइंस का सिलेबस हो सकता था सरल तरीके से बढ़िया लैंग्वेज के साथ आपको एक एक चीज़ याद हो गई होगी। अगर आपसे इसमें कुछ भी पूछा जाएगा, आपके जुबान पे वो आंसर होगा कि भैया ये होगा इसका आंसर। आपसे चाहे पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए, आपसे खाद्य श्रृंखला पूछी जाए, खाद्य जाल पूछा जाए, उत्पादक पूछा जाए, उपभोक्ता पूछा जाए, घटक पूछा जाए, खाद्य श्रृंखला बनाम खाद्य जाल दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। आपसे लैंडमार्कवाद पूछा जाए, लैंडमार्कवाद के बाद डार्विनवाद पूछा जाए, उत्परिवर्तनवाद पूछा जाए, मानव रक्त ब्लड सेल्स पूछे जाएं, आपसे आरबीसी पूछा जाए, डब्ल्यूबीसी पूछा जाए, प्लेटलेट्स पूछा जाए, रक्त समूह पूछा जाए, कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है, प्रकृति कैसी है, क्षारीय कैसी है, रक्त का पीएच मान क्या है, व्यक्ति में कितना होना चाहिए, टोटल भार का कितने % होता है, भ्रूण में रक्त निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, वयस्कों में रक्त निर्माण कहाँ होता है, रक्त का संगठन जो होता है वो कैसे कैसे होता है, प्लाज्मा कितने % है, रक्त कणिकाएं कितने % है, प्लाज्मा एक्चुअल में क्या है, कितना उसमें प्रोटीन है, कितना उसमें जल है, सीरम क्या होता है, फाइब्रोनोजिन को अगर हम हटा दें प्लाज्मा से तो क्या बचता है, सीरम बचता है, रक्त कणिकाएं क्या हैं, 3 प्रकार की हैं, आरबीसी के बारे में बताया, इसका जीवन काल क्या, हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को संवहन का काम करता है, आरबीसी मृत्यु का प्लीहा बोला जाता है, यानी सुसाइड पॉइंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं मैंने आपको बताया, डब्ल्यूबीसी इसका टाइम पीरियड क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है, सारी बातें बताई, इसे बॉडी का सैनिक भी कहा जाता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, ये भैया किस तरीके की होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्तनधारियों में ये पाई जाती है, इनमें केंद्रक नहीं होता है, जबकि आपको याद रखना है डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाती है, गैसों का संवहन करने का काम मेरे भाई अगर बात करते हैं तो ये हमारा ब्लड का होता है, टेम्परेचर देखने का, पोषक तत्वों का संवहन, उत्सर्जी अंगों का परिवहन, साथ ही साथ अगर हम बात करें हार्मोन का संवहन भी ये करता है। रक्त ब्लड की बात हमने करें तो किस ब्लड में कौन से एंटीजन होते हैं, कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन एंटी मेरे भाई कौन यूनिवर्सल डोनर है, कौन रिसिपिएंट है, मैंने आपको ये दोनों बातें बताई। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एग्जाम्स के क्रू जो बन सकते हैं कि आपसे पूछा रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स का प्रयोग होता है, कौन कौन से विटामिन का प्रयोग होता है, तो विटामिन के और कैल्शियम का यूज होता है, हीमोफीलिया क्या होती है, ठीक है, एनीमिया क्या होती है, ल्यूकोसाइट्स भी आप याद रखो कि जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा के रिलेटेड होता है वो कैंसर का भी कारण आगे चल के बन सकती है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। वो भी आपके सिलेबस में मैंने शायद 2021 वाले पेपर में करवा रखा है, ल्यूकोसाइड भी करवाया है और अनीमिया भी करवाया है। साथ अगर हम बात करें भैया सॉरी हम बात करें रक्त बैंक की, तो रक्त बैंक में टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपसे एमसीक्यू पूछा गया, मैंने स्पेसिफिक वो टेम्परेचर को हाईलाइट करके आपको दिया, ठीक है। सोडियम आइसोलेट उसमें मिला करके रखा जाता है ब्लड को, ठीक है। सिरा और धमनी क्या होता है कि तो आपको मैंने बताया भी कि जो धमनी है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन वही अपवाद में क्या है पल्मोनरी आपसे पूछी जाएगी, अब बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। पल्मोनरी की जगह आपको फुफ्फुस नाम भी दिया जा सकता है, सेम बात ही होती है। एंटीजेंस क्या होते हैं मैंने आपको बताया भी कि शरीर में क्या करते हैं, जा करके हमारे शरीर को सक्रिय और एक्टिव करते हैं जाके, ठीक है अंदर। साथ में मैंने आपको और भी सारी चीज़ें जो भी हो सकती हैं, एंटीबॉडी क्या होता है, मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में आरआईजी का भी एक एग्जाम्पल बताया, बाइट के एग्जाम क्या किया जाता है, इसका आकार वी वाई की तरह होता है, बी सेल लिम्फोसाइट से बनते हैं। मैंने आपको लगभग भैया आपके सिलेबस में जितना है याददाश्त भी मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बार एंटीबॉडी लेते हो तो दोबारा कभी लाइफ में सेम तरीके के एंटीजन आने पे वो अपने आप एंटीबॉडी मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। बाहरी हानिकारक पदार्थ अगर है तो दिक्कत है, सारी बातें, विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, ओम का नियम क्या है, विद्युत सेल क्या है, प्राथमिक द्वितीयक चुंबकत चुंबकत के गुण, चुंबकत बल रेखाएं, खनिज लवण धातु सब कुछ बताया। खनिज धातु कर्म क्या होता है, पिग आयरन क्या होता है, कच्चा लोहा क्या है, निर्माण कैसे होता है, कितने % कार्बन होता है, सांद्रण क्या होता है, अधात्रिक गैंग किसे बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फिन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन क्या होता है, निस्तापन में ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, निस्तापन गलनांक से कम होगा कि ज़्यादा होगा, किस में कौन से टाइप का यस्क लिया जाएगा, अशुद्धियाँ कौन से होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, अशुद्धियाँ किस टाइप की होंगी, कार्बोनेटेड टाइप के, हाइड्रेटेड ऑक्साइडेड होंगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखो कैलामाइन को लिया, इसको हमने ऑक्सीजन किया तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिया, ठीक है। वर्जन क्या होता है, वर्जन में रोस्ट करना है तो रोस्ट के लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए, तरीका भी बताया याद करने का, ठीक है। सल्फाइड गैस कलेक्ट करते, शोधन बता दिया 99.99% शुद्ध प्राप्त करने के लिए एस्कों का प्रयोग करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग, आश्वन का विद्युत द्रवण का प्रयोग। उसके बाद आपको द्रवण के बाद मैंने याद करने के लिए कुछ पॉइंट भी बता दिए कि रेत को हटाने में किसका प्रयोग हो, निस्तापन कब करेंगे, भर्जन कब करेंगे, जो है आपका शोधन कब करेंगे, संचारण कोरोजन क्या होता है, बचाव क्या होता है, एड्स क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, प्राथमिक उपचार क्या होते हैं, ठीक है। सारी बातें, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने 2022 का पेपर 2021 का पेपर का सोल्यूशन मेरा देखा है तो जैसे कुछ लोगों का होगा कि भैया एड्स का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो, HIV का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो भैया अगर ये पूछा जाएगा
तो मैंने आपको ये भी करवा रखे हैं, तो आप ये मत सोचो कि मैंने नहीं करवाए हैं। इसीलिए मेरा आप सबसे ये कहना है कि अगर अभी तक आपने हमारा 2021 वाले पेपर का सोल्यूशन नहीं देखा है तो प्लीज़ भैया आप जा कर के सोल्यूशन ज़रूर देखें। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। HIV में आप याद रखो कि ह्यूमन, H से ह्यूमन हो जाएगा, और याद रखेंगे कि I से दोनों के लिए सेम होगा, थोड़ी सी चीज़ें अलग है बस वो देखना। H से यहाँ पे ह्यूमन कर लो, I से इम्यूनो डिफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या बोलेंगे इसको? लिख भी लो, इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी, V से वायरस, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स से A से होता है एक्वायर्ड, AC होता है, सॉरी, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये वो वायरस था, ये सिंड्रोम S है, तो ये सिंड्रोम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एक्वायर्ड इफिशियंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये एड्स और ये HIV का आपका फुल फॉर्म हो गया। मैंने 2021 के पेपर में आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें बताई, और भी जो टेस्ट हो सकते हैं, कैसे फैलता है, किस किस तरीके से फैल सकता है, सारी चीज़ें एक तरीके से मैंने आपको सारी बताई। साथ ही साथ आप याद रखेंगे, अगर आप वो पेपर देखते हैं तो आपको एक चीज़ और मिल जाएगी। वो पूछेगा क्या? वो आपको यहाँ ये मिल जाएगी, उस पेपर को देखने से आपको यहाँ पे ये भी मिल जाएगा कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिरामिड बताया, तो आपसे ऊर्जा का पिरामिड ही पूछा जाता है, ऊर्जा का पिरामिड। लेकिन जब मैंने आपको पिरामिड वहाँ पढ़ाया तो मैंने आपको वहाँ पे संख्या का पिरामिड भी पढ़ाया है, मैंने आपको वहाँ पे जैव भार पिरामिड भी पढ़ाया है, मैंने आपको वहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड भी पढ़ाया है, मैंने आपको वहाँ पे तीनों पिरामिड पढ़ाए हैं। तो ऊर्जा आपसे पूछा जाता है, बाकी ये दो भी अगर आप चाहोगे तो वहाँ पे आपको 2021 के पेपर में मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन करवाया भैया, बहुत ही सही तरीके से सोल्यूशन करवाया, सारे टेस्ट सारी। उसमें मैंने आपको एक चीज़ ज़्यादा पढ़ाई है जो मैंने यहाँ पे नहीं ली है, वो हो जाएगी आपको मैंने वहाँ पे आवर्त सारणी पढ़ा दी है। तो कोई अगर ये बोलता है कि भैया आवर्त सारणी आपने छोड़ दी, वहाँ मुझसे पूछ दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, कितने आवर्त हैं, मूल आवर्त सारणी में मेंडलीफ में जो थे वो कितने समूह थे, कितने वो, भैया फिर आप दिक्कत में आ जाओगे, समझे। आधुनिक अगर आप बात करते हो कि मेंडलीफ था, मैं आपको थोड़ा सा इसका वो दे देता हूँ। मेंडलीफ के आपसे पूछा जाए कि मूल आवर्त सारणी हो गई और एक हो गई आधुनिक आवर्त सारणी। तो मूल आवर्त सारणी जो उसकी बनी थी वो परमाणु भार पे बनी थी, परमाणु, और आधुनिक जो बनी वो परमाणु क्रमांक पे बनी। पहली तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है। मूल आवर्त सारणी में अगर आपसे पूछा जाता है, मान लो कि आवर्त कितने थे और समूह कितने थे, आवर्त और समूह, मैंने AS लिख दिया, आप सिंपल में समझो, या फिर आपसे समूह को वर्ग भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो आप याद रखोगे भैया उसमें हमारे आवर्त थे 7 और जो समूह या वर्ग थे वो 8 थे। कहीं कहीं आपको 9 भी मिल जाएंगे, क्योंकि बाद में एक मेरे भाई यहाँ पे बढ़ जाएगा, 9 हो जाएंगे। अक्रिय गैसों को हम भी एक जोड़ दिया गया था, ठीक है, तो 9 हो गए थे। लेकिन उसकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, तो याद रखिएगा आवर्त तो उसमें भी मेरे भाई 7 ही थे, लेकिन उसके वर्ग और समूह थे वो हो गए 18। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें बस मेंडलीफ आवर्त सारणी में इतना ही पढ़ना है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, तो इनके फ़ायदे भी आप लिख दोगे कि भैया फ़ायदा इसमें ये हो जाएगा कि हमें उसमें अक्रिय गैसें ढूंढनी है, ढूंढ लेंगे। हमें उसमें जो भी ढूंढना है परमाणु क्रमांक के हिसाब से उसके लक्षण समान होते हैं, वहाँ से अपना धातु को तुरंत फाइंड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भैया आप फिर लिख सकते हो, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपके अंदर इतना साहस है और इतना दिमाग आपको भगवान ने दे रखा है, ठीक है। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली नई क्लास के साथ में। अगली क्लास के लिए आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको जो नेक्स्ट क्लास चाहिए भैया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पेज ऐड क्यों नहीं हो रहा है इसमें भैया, एक पेज मुझे ऐड करना है। आपको ये याद रखना है कि जिसको भी न्यू क्लास चाहिए, इसके बाद न्यू क्लास जो मैराथन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी हो सकता है कि वो हैंड रिटन फॉर्म में आए, हैंड रिटन फॉर्म में आए। अगर आपने अभी तक हमारी मैथ्स की क्लास नहीं देखी है तो मैथ्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लो। आपने बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ी होगी तब भी आपका पूरा का पूरा पेपर मेरे भाई फाइनल हो जाएगा। पहली क्लास 3 घंटे 58 मिनट की है, या 3 घंटे 38 मिनट की है, सॉरी 3 घंटे 38 मिनट की है। दूसरी क्लास मेरी लगभग 1 घंटे
आई होप 1 घंटे 58 मिनट या 2 घंटे के समथिंग है। इतने में आपको मैंने लगभग, आप मान लो कि ये वाला पूरा 2 घंटा मान लो, ये 5 साढ़े 5 घंटे, यानी टोटल 5.5 घंटे या 5 घंटे 40 मिनट, इतने में मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया है। 5 घंटे में आपकी पूरी की पूरी मैथ जो आपने 6 महीने में नहीं पढ़ी है, वो मैंने आपको विद PYQ, विद क्वेश्चन, विद कॉन्सेप्ट, विद थ्योरी सब कुछ दिया है लिख के, बेहतरीन क्वालिटी का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 1.5 घंटे में आपको मज़ा आ गई क्लास में कि नहीं, कमेंट बॉक्स भर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। इस वीडियो में मैं एम करता हूँ कम से कम 5000 व्यूज़ भैया, कम से कम 5000 व्यूज़ चाहिए मुझे इस क्लास में, क्योंकि 5000 व्यूज़ होने के बाद ही नेक्स्ट क्लास इस चैनल पे आएगी। चलिए बाय बाय, तब तक के लिए टाटा।